उर्दू अदबी मजला अजरा, कराची। अपना गरीबां चाक के कुछ फक्र अंगेज पहलू, हामिद सईद अख्तर। अपना गरीबां चाक के कुछ फक्र अंगेज पहलू। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की खुदनोश स्वानहियात, अपना गरीबां चाक, असर हाजिर की एक अहम तसनीफ है। ये किताब न सिर्फ पाकिस्तान की गुज़श्ता 67 साल की तारीख का अहाता करती है बल्कि मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की निजी जिंदगी की बाज़ अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। 12 साल कबल इशाअत के वक्त ही से ये किताब मुबसरीन की तवज्जो का मरकज़ रही है जिन्होंने उस पर सैर हासिल तबसरे किए हैं। हर मुबसर ने अपनी दानिस्त के मुताबिक इस पर दिल खोल कर तबसरा किया है। बाज़ मुबसरीन ने मौसूफ की उस अहम तसनीफ के कुछ हिस्सों को मुतनाज़ा करार दिया है। ये अमर काबिल सत्ताइश है कि डॉक्टर साहब ने हर तरह की तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है और किसी भी मुनफी राय का बुरा नहीं माना। उन तबसरों में डॉक्टर परवेज परवाजी का वो तबसरा भी शामिल था जो बेलाग होने के बजाय अहमदीद की गहरी छाप लिए हुए इंतहाई मुनफी और मुतासबाना तबसरा था। फाजिल मुसन्निफ ने हाल ही में अपनी स्वानहियात की इशाअत सानी के लिए उसमें मजीद अबवाब का इजाफा किया है ताकि ताज़म तहरीर पेश आमदा तमाम वाक़यात का अहाता हो सके। राक़ुम ने ज़ेर नज़र तबसरे की एक नक़ल डॉक्टर साहब को भी अरसाल की थी। मुझे इंतहाई खुशगवार हैरत हुई जब मौसूफ ने न सिर्फ ज़ाती तौर पर फ़ोन करके मेरे तबसरे को सराहा बल्कि बाद अज़ां अपने दस्त मुबारक से तहरीर करदा इस्तहसान व तबरे का ख़त भी अरसाल फरमाया। मज़कूरा तबसरा क़ारीन के ज़ौक़ मुतालिया की नज़र करना राक़ुम के लिए बहुत इंबसात है। हम स्वान के तीसरे सिफ़हे से इब्तिदा करते हैं जहां मुसन्निफ ने प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन हाशमी का ज़ेर नज़र किताब के मुसौदे को बंजर गायर पढ़ने और मुसन्निफ को अपनी तजावीज़ से मुस्तफ़ीद करने पर शुक्रिया अदा किया है। ये अमर अफसोसनाक है कि प्रोफेसर साहब ने मसूदे की नज़र सानी का फ़रीज़ा इस तरीक़े से नहीं निभाया वरना किताब में ज़ुबान व बयान की मुतअद्दिद आहवालात न पाई जाते। अब चलिए पेश लफ्ज़ की जानिब। मुसन्निफ ने इजहार ख्याल किया है कि इंसान से बहसीत एक बाशौर फाल खुदा यही तौक़े रखी जा सकती है कि जो भी उस पर गज़रे बयान कर दे ताकि उसकी सरगुज़श्त से जो भी सबक हासिल करना चाहे कर ले। यहीं पर मुसन्निफ ने खुद को मजबूर महज करार देने की फ़िक्री गलती का इर्तिकाब किया है। इंसान पर जो गुज़रती है उसे तो नौश्ता तक़दीर समझा जा सकता है क्योंकि उसमें इंसान की हैसियत मफ़ऊली होती है। ताहम अपनी शऊरी गलतियों, ख़ता और लग़ज़िशों को नौश्ता तक़दीर करार देते हुए अपनी फ़तूहात को फ़ख्रिया बयान करने का कोई जवाज़ नहीं क्योंकि खैर और शर में से इंतखाब का अख्तियार इंसान की अपनी सवाबदीद पर है। उस नक्ते पर मज़ीद बहस आखिर में होगी। पेश लफ्ज़ के सिफ़ात 8 और 9 पर मुसन्निफ का फ़िक्री इल्ज़ावाज़ है। एक तरफ तो उन्हें अपने अज़ीम अलमुर्तबत वालिद के हवाले से अपना तारुफ सख्त नापसंद है। दूसरी जानिब उन्हें उस बात पर बहुत गसा है कि बहुत से लोग उन्हें पहचानते ही नहीं क्योंकि सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। ये मुहिल गौर है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हनूज़ ज़ेर तालीम मुसन्निफ का ज़ाती हैसियत में तो बानियान पाकिस्तान में शुमार हो ही नहीं सकता। अलबत्ता उनके नाबगा रोज़गार वालिद की शहरत मुसव्वर पाकिस्तान की है और वो यकीना बानियान पाकिस्तान में से थे। मसला ये है कि अपने वालिद का हवाला चूंकि मुसन्निफ को नागवार गुज़रता है लिहाज़ा ऐसे मौक़े पर उन्हें अल्लामा इक़बाल के अलावा किस हवाले से पहचाना जाए। साफ ज़ाहिर है कि जहां मुसन्निफ की ज़ाती हैसियत मान पड़ती दिखाई दे वहाँ वो अपने वालिद के हवाले से अपनी शनाख्त और अहमियत के ख्वाहां हैं जबकि दीगर मौक़े पर वो उनके साए से बाहर निकलने के मुतमनी रहते हैं। मुसन्निफ के एक जुमले से मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तहरीर फरमाते हैं, ख्वाह सतही तालीम से आरास्ता फ़ौजी अफसरान हूँ, सब के सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। अपनी ज़ात की हद तक तो मैं न सिर्फ जुमले को दरसत तस्लीम करता हूँ क्योंकि मैं तो खुद को सतही तालीम से आरास्ता भी नहीं समझता। ताहम बानियान पाकिस्तान मेरे दिल में बसते हैं और मैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मुसन्निफ की अतला के लिए अर्ज़ है कि फ़ौज के अफसरों से लेकर जवानों तक किसी ने भी बानियान पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया। मुख्तसरन इतना कह देना काफ़ी होगा कि नज़रिया पाकिस्तान पर जितना ज़ोर अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे में दिया जाता है शायद ही किसी और जगह दिया जाता हो। फ़ौज के हर यूनिट, स्टेशन और फार्मेशन में कलाम इक़बाल और दो कौमी नज़रिए पर पेश वहाँ कुतब मौजूद हैं जो बाकायदा तालीमी नसाब का हिस्सा हैं। मुसन्निफ ने सिफ़हा 99 से 98 पर तहरीर किया है कि 1958 में उन्होंने जनरल अयूब खान की फरमाइश पर ही नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ, हक़ूक़ बशर के तायीन और बज़रिया आइन इस्लाम के अमली निफाज वगैरह पर किताबचा तहरीर किया था जिसका दीबाचा खुद सदर अयूब खान ने लिखा। भुट्टो की जानिब से पाबंदी आयद होने तक उन्हें फ़ौज के एला तालीमी इदारों में अहम कौमी अमूर पर लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता रहा।
मुसन्निफ ये भी भूले तो न होंगे कि उनको कौमी एजाज से भी एक फौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ के दूर हुकूमत में ही नवाजा गया था और उनकी अहलिया मोहतरमा को भी उसी दूर में बतौर जज बहाल किया गया था। किताब के मुतन से बिल्कुल यहाँ है कि तमाम फौजी हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि वो फर्जिंद इकबाल को किसी एला हुकूमती अहदे पर फाज देखें। लहजा उस जमन में फौज के इदारे से उनका शकवा बलाजवाज है। अब जरा किताब के मुतन और मंदरजात पर बात हवज जाए। सच तो ये है कि ये एक बहुत काबिल मुतालिया हाईली रीडेबल किताब है। तहरीर बहुत सादा और रिवा है जो कारी को मजीद पढ़ने पर उकसाती है। मुसन्निफ की जिंदगी के मुख्तलिफ मुराहिल पर तहरीर की दिलचस्पी और रबत बरकरार रहता है जिससे कारी इक्तार का शिकार नहीं होता। तहरीर में ये रबत और हम आहंगी एक मुंतकी सोच का नतीजा है जिसके बाउस बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात और हालात पर महीत अबवाब बहमत गर पेविस्त नजर आते हैं। ये स्वान सिर्फ एक फर्द की ज़ात तक महदूद नहीं बल्कि कमो बेश पूर्ण सदी की तारीख पर महीत है। उस लिहाज से उसकी हैसियत एक तारीखी दस्तावेज की सी है। जो बात इंतहाई काबिल कदर है वो मुसन्निफ का ज़ाती एतमाद है, जिसके बाउस वो अपने ददियाल और निनियाल की गरबत और तंग दस्ती का जिक्र करते हुए किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुबतला दिखाई नहीं देते। इसी तरह मुसन्निफ अपनी तालीमी नाकामियों की दास्तान भी बेकमो कास्त बयान कर देते हैं, चूंकि उन्हें इन नाकामियों की वजह का अदराक है। लहजा यही नाकामियां मुस्तकबिल में उनकी शानदार कामयाबियों का पेश खैमा साबित होती हैं। बहुत से मकामात पर उन्होंने रिवां तबसरे की सूरत में कारी को भी अपनी सोच में शामिल कर लिया है। इसी तरह बाज़ दीगर मवाक़े पर उन्होंने जाबिजा अपने अख्ज़ करदा नताइज भी हालात की मुनासबत से दर्ज कर दिए हैं। ऐसे बरमौक़े तबसरा जात से किताब में एक फितरी तसलसल पैदा हो गया है जिसकी बना पर आखिरी सिफ़हात तक पहुंचते कारी का जहन भी एक मखसूस सोच के सांचे में ढलने लगता है। मुसन्निफ पहले गैर महसूस अंदाज में कारी को तवज़िया फ़िक्र फ्राहम करते हैं, फिर बाज़ मामलात पर अपनी राय का इजहार करके कारी को भी सोचने पर आमादा करते हैं। नतीजतन कारी खुद को मुसन्निफ से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ पर मजबूर पाता है। दोनों सूरतों में एक मुस्बत सोच तश्कील पाती है। मुसन्निफ ने खुद कलामी के इनवान से एक अलहदा बाब भी तरतीब दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी खुद कलामी ने कदरे बुलंद आहिंग सोच लाउड थिंकिंग का रूप धारा है और किसी इस्तंताज दलील इजहार ख्याल क़ियास गुमान या इस्तफहाम की शक्ल में सिफ़हा करतास पर नमूदार हुई है। मसलन सिफ़हा नंबर 106 पर तहरीर फरमाते हैं, मुझे भुट्टो के राया पर सख्त अफसोस था मगर साथ ही मुझे यकीन हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान कभी न कभी मगरिबी पाकिस्तान से अलहदा हो जाएगा। सिफ़हा 135 पर तहरीर करते हैं, जनरल अयूब खान ने 1962 में सदर केनेडी की बात मानते हुए कश्मीर पर हमला न करके एक अच्छा मौके हाथ से गिनवा दिया। सिफ़हा नंबर 112 पर तहरीर है, पाकिस्तान में हमेशा ये रिवायत रही है कि बाहर से आने वाले किसी पाकिस्तान आलम को मकामी आलम टिकने नहीं देते। इसी सिफ़हा पर प्रोफेसर हमीद अल्लाह की ज़ुबान से अदा होने वाले कलमात मुसन्निफ के मुशाहदे पर दलालत करते हैं। इंडोनेशिया के सदर सुइकार्नो के मुताल्लिक़ लिखते हैं, मैं उन्हें बड़े तपाक से मिला लेकिन वज़ाक़तों से वो दानिश्वर नहीं लगे, इसलिए मैं उनसे मुतासिर न हुआ। ये जमला मुसन्निफ की ज़हनी साख्त और पसंद नापसंद के मुयार का मुज़हर है। उसी सिफ़हा पर तहरीर फरमाते हैं, मैंने दुख भरे तंज के साथ सदर अयूब खान को कहा, सर किया नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मुल्क की बागडोर संभालने के लिए हमें रास्कल्स की तलाश है। मुसन्निफ ने सदर अयूब का जो अभी जमला तहरीर नहीं किया वरना तस्वीर मुकम्मल हो जाती। मुसन्निफ ने लाहौर बार एसोसिएशन का सदारती इंतखाब जीतने के बाद अपनी एला ज़र्फ़ी के मुजाहरे का जिक्र भी किया है, जिससे आइंदा के लिए एक खुशगवार रिवायत ने जन्म लिया कि हारने वाले उम्मीदवार के घर जाकर उससे मुलाकात की जाए। सिफ़हा 138 पर ही भुट्टो की गुफ्तगू का अक़्तबास ख़ुसूसी अहमियत का हामिल और हमारी सियासी क़यादत की सोच का गमाज़ है। भुट्टो ने तंज़न कहा, तुम तो प्रोफेसरों जैसी बातें करते हो भाई, मैंने इस्लामी सोशलिज्म का नोरा उस ख्याल से नहीं बनाया कि उस असतला के कोई ख़ास मानी हैं। सियासत में असतलाही कोई मानी नहीं रखते, असल मकसद इक़्तिदार हासिल करना होता है। मैंने ये नोरा इसीलिए बनाया है कि मशरक़ी पाकिस्तान में जब तक सोशलिज्म का नाम न हो तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसी तरह मगरिबी पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लिए बगैर काम नहीं बनता। मेरा ताल्लुक़ न तो सोशलिज्म से है न इस्लाम से, असल मकसद हिस्सुल इक़्तिदार है। सिफ़हा 138 पर ही तहरीर करते हैं, मैंने भुट्टो को मुस फातिमा जिन्नाह का पैगाम दिया कि मुस्लिम लीग को नया एजेंडा देकर फ़ाल बनाएं, मगर भुट्टो अपनी सियासी जमात पीपल्स पार्टी बनाने की फिक्र में थे। कहने लगे कि मुमताज़ दौलताना हमारे पाक के नीचे घास न उगने देंगे।
सियासी नाइंसाफियों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पैरिटी, बराबरी का असूल मनवाने की खातर मगरिबी हिस्सा को एक सूबा बना दिया गया। 4 यूनिटों के विफाकी निज़ाम में सूबाई अटानोमी के हक़ पामाल हुए। पेरिटी के असूल के तहत इत्तेदी अक्सरियत का ख़त्म कर दिया जाना बंगालियों को कबूल न था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़ख्म को ताज़ा करते हुए सिफ़हा 141 पर तहरीर है। पाकिस्तान की तारीख़ का नाज़ तरीन दूर अब शुरू होने को था। मशरक़ी पाकिस्तान से मुजीब उर-रहमान और मग़रिबी पाकिस्तान से भुट्टो पाकिस्तान की तक़दीर के मालिक बने। पुराने सियासतदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी न किसी तरह मुल्क का इत्तेहाद कायम रखा जाए, मगर मुजीब उर-रहमान अपनी ताकत के निशे में चौर थे और भुट्टो ने तो साफ कर दिया था कि जो भी मग़रिब से मशरिक़ की तरफ जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। यहाँ पर मुसन्निफ़ अपना तज्ज़िया यूं पेश करते हैं, उस मसले का सियासी हिल तो यही था कि मशरक़ी पाकिस्तान की इत्तेदी अक्सरियत की बना पर अवामी लीग को हुकूमत साजी की दिदवत दी जाए और पीपल्स पार्टी के लिए या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा मख्तस किया जाता या वो अपोजिशन में बैठती। मगर शायद ये सूरत भुट्टो को मंजूर न थी और दूसरी तरफ गालिबन मुजीब उर-रहमान भी मग़रिबी पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी न रखते थे। उस मकाम पर मुसन्निफ़ पॉलिटिकल जोग्राफी के असूल का इयादा भी करते हैं कि जोग्राफियाई तौर पर गैर मुंसलिक खिते अमूमन अलहदा कौमी रियासतें ही बनती हैं। मुसन्निफ़ के ख़याल में 1947 में ही बंगालियों को ये अख्तियार दे देना चाहिए था कि वो चाहें तो अलहदा कौमी रियासत बना लीं। 1970 के इंतखाबात के सिलसिले में तहरीर करते हैं, उससे पेशतर मौलाना रुपड़ी मरहूम मुझे मुर्तद करार दे चुके थे क्योंकि मैंने शरीयत के बाज़ अमूर की ताबीर नौ के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत का जिक्र किया था। वोटर मेरी ही फ्राहम करदा ट्रांसपोर्ट पर आए, मेरे ही कैंप से कीमे वाले नान खाए चटे वसूल के, लेकिन अंदर जाकर वोट भुट्टो को डाल आए। सियासत से दस्तबरदारी के ज़मन में बयान करते हैं, जस्टिस सजाद अहमद जान ने फरमाया, मैं आप जावेद इकबाल को उस सियासत की गुलाजत में अलझा देख नहीं सकता, खुदा के लिए उससे निकलने की कोशिश कीजिए। मुसन्निफ़ ने इद्दिलिया और इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ भी बहुत से इंकशाफात किए हैं, मसलन इंतज़ामिया की जानिब से इद्दिलिया पर दुबा बढ़ाने के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र जिनमें ज़ोर, ज़र और ज़ारी भी शामिल हैं। सिफ़हा 145 पर तहरीर करते हैं, पाकिस्तान की इला अदालतों के दो चेहरे हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी। सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज एक फ़ैसला करता है और कल खुद ही उसकी बसात उलट देता है। आज फौजी अमर गासिब करार पाता है तो कल फौजी अमर का गसब शुदा इक़्तिदार रियासती ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे दिया जाता है। इसी तरह इद्दिलिया की जानिब से दस्तूर के मुताल्लिक़ मक़दमात में मुसलहत, मुनाफ़क़त और मदाहिनत पर अमल पेरा होने की तफ़सील भी बयान की गई है। मुसन्निफ़ जस्टिस करम-अल-आई चौहान के दिए हुए आमवक्ते का इंकशाफ करते हैं, दस्तूर से मुताल्लिक़ फ़ैसले जज के ज़मीर के मुताबिक नहीं होते। ऐसे केसों में मैं तो हमेशा दो फ़ैसले तैयार करके रखता हूँ, एक हुकूमत के हक़ में और दूसरा खिलाफ। जो वक्ती मुसलहत हो उसी के मुताबिक मुसबत या मुनफी फ़ैसला सना देता हूँ। मज़ीद इंकशाफ करते हैं, जजों को खुश करने की खातर उन्हें कराची ले जाया गया और मेट्रोपोल होटल में ठहराए गए, जहां रात को डिनर के वक्त सबको कैबरे देखने का मौका मिलता। नियम ब्राना रिकासा हमारे करीब से गुजरी। जस्टिस ए.आर. शेख ने फखरिया अंदाज में बड़मारते हुए मुझसे कहा कि जावेद भाई, ये क्या बरहिंगी है, हमने तो कनाडा में मादरजात ब्राना लड़कियों का रक्स देखा है। मौलवी मुश्ताक बोले, ज़हे नसीब, कनाडा और पाकिस्तान में कुछ फ़र्क तो रहने दीजिए। सिफ़हा 142 पर तहरीर करते हैं, एक सोल जज खास केसों में रशूद का मुतालिबा सिर्फ फॉरेन करेंसी में करते थे, यानी रशूद देने वाला फ़रीक हंडी के जरिए रकम स्टर्लिंग या डॉलरों की सूरत में किसी मुकर्रर शख्स को मुल्क से बाहर अदा कर दे। जब फ़ोन पर वसूली की इत्तला आ जाए तो उसके हक़ में फ़ैसला सना दिया जाता। सिफ़हा 199 पर देनी जमातों का पोल खोलते हैं, सबसे ज़्यादा गलत बयानी जेओआई के कारकुनों ने की, जिन्होंने मर्दा लोगों के नामों पर सैलाब ज़दगान के लिए मख्तस अमदादी सामान गसब किया। सियासत पर यूं इजहार ख्याल करते हैं, हमारे अपोजिशन लीडर जब हुज़ब इक़्तिदार से बहुत ही मायूस हूं तो इस्लाम खतरे में है का नोरा बुलंद करते हुए अमूमन फ़ौज की तरफ ही अपना रुख मोड़ते हैं। जब जुमावरीद से हमारा जी भर जाता है तो फ़ौज के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब फ़ौज आ जाती है तो जुमावरीद के लिए तरसते हैं। उनका तज्ज़िया है कि पाकिस्तान की शिकस्त व रेख्त की सबसे अहम वजह रवादारी और जमहूरी कल्चर की इतनी मौजूदगी है। मौजूदा फ़र्क़ा परस्ती वगैरह रजत पसंद मजहबी इनासिर के जिन के बूतल से आज़ाद होने की वजह से है। इसीलिए आज हम महज फ़र्क़ों, कौमियतों और कबीलों पर मुश्तमिल हजूम मुसलमीन हैं।
انہوں نے بحیثیت سابق جج حدود آرڈیننس میں پائے جانے والے اس اقام پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ موصوف نے ایک اہم سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر کسی منصب پر غیر مسلم کا استحقاق ہو تو سینیارٹی اور میرٹ کو نظر انداز کر کے اسے اس منصب سے محروم رکھنا کہاں کا اسلام ہے؟ مصنف اس بات پر بھی بہت غیر مطمئن ہیں کہ جب بانیان پاکستان کی نگاہ میں پاکستان کو ایک وسیع النظر اور روادار ریاست بننا تھا تو پھر مذہبی طور پر وہ تنگ نظر اور متشدد ریاست کیوں کر بن گئی؟ مصنف کی دانست میں ہم بقول اقبال سلطانی وہ ملائی وہ پیری کا کشتہ بن چکے ہیں۔ مصنف ہمیں اپنے بعض تجربات کا نچوڑ بھی عطا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذوق طلب کے پیچھے جب تک بے تابی نہ ہو دا پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان جس بھی شے کی خواہش بے چینی سے کرتا ہے وہ شے اسے مل جاتی ہے۔ علامت واوین مزید تحریر کرتے ہیں بدی شر یا گناہ کی ایک تعلیمی حیثیت ہے، اور اپنی انا پر اعتماد کرنے والا انسان بدی کا راستہ اختیار کر کے اس سے چاہے تو سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم مصنف نے قاری کو اپنے ذاتی تجربات سے حاصل ہونے والے اس باغ سے بوجھ محروم رکھنا قرین مصلحت سمجھا ہے۔ فلسفے کے متعلق فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ فلسفہ کی رہبری میں اپنے آپ کو پہچان سکتا، میرے لیے وہ ذہنی طور پر مزید مشکلات کا باعث بنا۔ خدا کو ماننے کے لیے غیب پر ایمان رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں علوم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار اگر اسی طرح قائم رہی تو عین ممکن ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے انسان کو خدا کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے متعلق ان کی رائے پڑھیے مجھے احساس ہوا کہ جنرل صاحب اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے بھٹو صاحب تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے اسلام کو اپنے اقدار کی ڈوبتی کشتی کے تحفظ کی خاطر استعمال کیا اور دوسرے نے اپنے اقدار کے چڑھتے سورج کے استحکام کے لیے۔ بطور سینیٹر انہوں نے جمہوریت کے متعلق یہ رائے دی رواداری اور قوت برداشت کی عدم موجودگی میں جمہوریت کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ سینٹ کے متعلق ان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اسمبلیاں یا پارلیمنٹ فقط ڈیبیٹنگ سوسائٹیاں ہیں کیونکہ وہاں اصل کام یعنی قانون سازی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر خدشہ ہے کہ پارلیمانی نظام یہاں کامیابی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ صفحہ 226 پر تحریر ہے جو بات مجھے بحیثیت سینیٹر اچھی نہ لگی وہ یہ تھی کہ بحیثیت اپوزیشن ہم بیشتر وقت حکومت کی ٹانگ ہی کھینچتے رہتے اور اسے قانون سازی کا موقع نہ دیتے۔ بینظیر اور نواز شریف کے طرز حکمرانی پر ان کی رائے ملاحظہ کیجیے۔ بینظیر بھٹو پاکستان میں اصل طاقت کی تکون یعنی عدلیہ، فوج اور پریزیڈنسی پر حاوی ہونا چاہتی تھیں۔ نواز شریف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں نواز شریف اب بعض اہم فیصلے کسی سے مشورہ کیے بغیر تنہا کرنے لگے تھے۔ شاید یہ ان کے منصب کا تقاضا تھا یا انہیں کسی پر بھی اعتماد نہ رہا تھا۔ اونچے درجے پر فاز شخص عموماً تنہا ہو جاتا ہے اور تنہائی میں فیصلے کرتے وقت غلطی بھی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کچھ حد تک طالبان طرز کا اسلام خود پاکستان میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نگاہ میں شاید یہی صحیح اسلام تھا۔ بینظیر بھٹو اپنی پسند کی ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ ملک میں نافذ کرنا چاہتی تھیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف بھاری مینڈیٹ کی بنیاد پر اسی طرز کے اختیارات اسلام یا شریعت بل کے ذریعہ امیر المومنین بن کر لینا چاہتے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کے واقعے پر تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔ اب صرف فوج پر حاوی ہونا رہ گیا تھا۔ شاید اسی زمن میں مغل بادشاہوں کی پیروی کرتے ہوئے وہ انوکھا اور نادر قدم اٹھایا گیا جو غلط مقام پر پڑ گیا اور میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ایک ہر دلعزیز، باہمت اور نوجوان وزیر اعظم کا محض ایک غلط مشورے کی بنا پر ایسا انجام ہوا جس کا وہ مستحق نہ تھا۔ صفحہ 256 پر فرماتے ہیں شیطان تو اپنے تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، لیکن انسان کے موتوب ہونے کا باعث تکبر نہیں بلکہ اس کی بھوک اور شہوت تھے جو حیوانی خصوصیات ہیں، شیطانی نہیں۔ بعض جگہ راز ہائے دردن خانہ کے تذکرے نے کتاب کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ صفحہ 122 پر تحریر کرتے ہیں پارٹی رات گئے تک چلتی رہی بھٹو خوب بہو کے 12 بجے میں نے اجازت چاہی، بولے نصرت کو ہوٹل میں چھوڑتے جا میں ذرا دیر سے آ گا۔ میں نے بیگم بھٹو سے چلنے کا پوچھا، وہ کہنے لگے میں اس کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا گی۔ میں ایئرپورٹ پر بھٹو صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی مجرا پارٹی میں ساری رات بیدار رہنے کے سبب جاگو میٹی کی کیفیت میں آئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ نیو یارک میں بھٹو نے مشن کے سربراہ کی حیثیت میں ایک بہت بڑی پارٹی دی۔ پنک شیمپین کے دریا بہا دے آئے۔ ایک ہی پارٹی میں توازہ کے لیے مخصوص انٹرٹینمنٹ نص ختم ہو گیا۔ کھر کی گورنری کے زمانے میں لاہور میں خاصی کول ہو گئی تھی۔ مجروں کی محفلیں عام جمتی تھیں، طوائفوں کے وارے نیارے تھے۔
मुसन्निफ के लातादाद बैरून मुल्क दौरों की वजह से उनकी स्वान एक जानदार और दिलचस्प सफ़रनामे की हैसियत भी रखती है, जिसमें उन्होंने कारी को मुख्तलिफ तारीखी मकामात से मुतारिफ कराया है और अहम तारीखी वाक़यात पर भी बहस की है। मुसन्निफ की एक दिलचस्प राय मुलाहज़ा कीजिए। शहज़ादा फैसल अल सऊद के अलावा मुझे तो सब सऊदी शहज़ादे तवील क़ामत खजूर के दरख्तों की तरह लगते हैं। मालदार ज़रूर हैं मगर साया उस लिए नहीं होता कि दानिश से आरी हैं और उस कमज़ोरी को छपाने की खतर तकबर के दामन में पना लेते हैं। अलहमरा के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, गरनाता में कसिर अलहमरा और उसके अजीब व गरीब बागात की खूबसूरती से यूं मालूम होता है जैसे उन्हें जन्नत ने तामीर किया था। वक्फ ताम तर्ज तामीर से अंदिल्स के अमवी हुक्मरानों की अज़मत और शान का अंदाज़ा होता है। मौसूफ कैंटन, चीन, में एक स्कूल की इमारत में वाक़े अदालत का जिक्र करते हैं जहां मुकम्मल सनसनी का आलम था। मुसन्निफ के पूछने पर बताया गया कि इनकलाब के बाद हज़ारों की तादाद में मुल्ज़िमों को इकट्ठा करके चेयरमैन मां की हदायत पर सरसरी समात के बाद मौत की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद इस इमारत में कभी फौजदारी अदालत लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कारी खुद को सोचने पर मजबूर पाता है कि शायद बढ़ते हुए संगीन जराइम पर काबू पाने के लिए हमें भी यही तरीका अख्तियार करना पड़े, बशर्ते का सियासी क़यादत मुल्क को जराइम से पाक करने का अज़्म रखती हो और किसी को ज़ाती मुखासमत का निशाना न बनाया जाए। सिफ़हा नंबर 131 पर एक चीनी बच्ची का मुख्तसर अहवाल दर्ज है जो हथेली पर मुश्क से पड़ने वाले गुट्टों, चंडियों को सितारे करार देती है। बारिश के लिए दा मांगने के सिलसिले में वही बच्ची कहती है, दा मांगना तो भीख मांगना है। हम लोग किसी से कुछ नहीं मांगते बल्कि अपने बाजू के जोर से खुद जमीन खोद कर पानी निकाल लेते हैं। ये वाक़या गहरी सोच का मुतकाज़ी है। हमने बहैसियत कौम खुद को सिर्फ अल्लाह से अदा करने तक ही महदूद कर रखा है और अमल बिल्कुल नापेद है। हालांकि इक़बाल कहते हैं, हजार चश्मा तरे सिंह राह से फूटे, खुदी में डूब के शर्ब कलीम पैदा कर। मिर्ज़ा गालिब जैसे रंद खरायात का पैगाम भी यही है क्या तौफीक बेअंदाज़ा हमत है अज़ल से। हम हमत का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं करते और सिर्फ तौफीक तलब करते रहते हैं तो कामयाबी क्यों कर मिले। ज़ेर नज़र किताब में कारी के लिए दिलचस्पी का बहुत सामान है। मुसन्निफ ने कारी को मुख्तलिफ ख़तों की सक़ाफ़त, बोध व बाश और पसंदीदा खानों से भी मुतारिफ कराया है। मुसन्निफ ने ये इंकशाफ भी किया है कि सांड के गोश्त का जायका बिल्कुल तेतर के गोश्त जैसा होता है। वो कारी को मेक्सिको के रेड लाइट एरिया की न सिर्फ सैर कराते हैं बल्कि वहां एक मेक्सिकन बदमाश की धनाई भी कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने अवाइल उम्र में लाहौर के बाजार सिंध में एक गंडे की पिटाई की थी। मुसन्निफ ने अल्लामा इक़बाल के नाम, दूसरा ख़त और खुद कलामी के इनवान से दो अलहदा अबवाब में बहुत से अहम निकात अट्ठाए हैं जो ताहाल तशना जवाब हैं। हाल ही में मुसन्निफ ने अपनी स्वान के नए एडिशन के लिए दो अबवाब का इजाफा किया है जिसमें उन्होंने बाज़ मामलात में मायूसी का इजहार किया है और बाज़ सवालात का खुद ही शाफी जवाब भी दिया है। वो अपने ही एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, नहीं एक न्यूक्लियर रियासत नाकाम कैसे हो सकती है, अलबत्ता बीमार रियासत ज़रूर है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत नहीं बल्कि इसकी मौजूदा क़यादत एक नाकाम नस्ल के हाथों में है। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से वो इजहार ख्याल करते हैं कि अगर तालिबान गदार, सरकश या दुश्मन हैं तो उनके साथ पाकिस्तान की अपनी शराइत पर ही मफाहमत हो सकती है। वो सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किस हैसियत से दाश्त गर्दों या तालिबान के साथ मफाहमत करने निकली है। हारने वाले फ़रीक की मानिंद या जीतने वाले फ़रीक की तरह। ये वो मकाम है जहां मुतफ़िक़ गर्दीद राय बू अली बाराइमन। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि इतनी दिलचस्प और अहम किताब इतनी मुतनाज़ा कैसे करार पा गई। राक़ुम की दानिस्त में उसकी एक वजह हसनान फरंग से अख्तिलात की दास्तानी है जो यकीना काबिल कबूल होते अगर उन्होंने क़ारीन को अपने अहद जवानी के गैर निसाबी तजर्बात से अख्ज़ करदा इसबाक़ और नताइज से आगाह करने के अलावा चाहे बैनल-तौर ही सही कहीं पशीमानी या नदामत का इजहार भी किया होता। मौजूदा सूरत में ये रंगीन दास्तान अल्लामा इक़बाल के आज के शाहीन बच्चे पर यकीना मुनफी असरात का मूजब बन सकती है। एक आम मुशाहदा है कि बेशतर मुशाहिर के मुताल्लिक़ीन उस नफ्सियाती उलझन का शिकार रहते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा मकाम क्या है। बक़ौल इक़बाल, वो अपनी लामकानी में रही मस्त, मुझे इतना बता दी मैं कहाँ हूँ। जब वो इजहार ज़ात की खातर बाज नापसंदीदा मुशागुल अपना लेते हैं तो मुशाहिर को तार मेला पर बैठाने वाले उनके परस्तारों के लिए उस नई सूरतहाल से मफाहमत करना खासा मुश्किल हो जाता है। जस्टिस जावेद इक़बाल के सिलसिले में इस उलझन में इजाफा यूं हो गया है कि अल्लामा के मदाहीन और परस्तार जब फर्जिंद इक़बाल की शख्सियत को अल्लामा इक़बाल के तसव्वुरात और नज़रियात की कसौटी पर परखते हैं तो खुद को बंद गिली में पाते हैं।
अल्लामा इकबाल ने अपनी वफात से चंद घंटे कबल जावेद इकबाल को कहा था, जावेद बनकर दिखा तो जानी, लेकिन जावेद इकबाल ने अपने लिए अलहदा राह तराशी और वालिद की हर नसीहत के खिलाफ अमल किया। पाकिस्तान अवाम ने, जो अल्लामा इकबाल को हमेशा से हुकीम अलामत समझते आए हैं, जब जावेद इकबाल में इकबाल के शाहीन को देखना चाहा तो उनकी उम्मीद बर न आई। ताहम जब तक उन्होंने अपनी स्वानहियात न लिखी थी, उनकी जिंदगी का ये मखसूस पहलू अवाम की नज़र से ओझल रहा। उनकी स्वानह में किए गए इंकशाफात अवाम और ख्वास के लिए जज्बाती सदमे का बाउस बने। बेशतर असहाब अलराय की दानिस्त में मुसन्निफ अपनी ज़ाती जिंदगी के बाज़ मुख्फी पहलू की पर्दा कुशाई न करते तो बेहतर होता। किताब पढ़कर कारी के जहन में भी वही जमला आता है जो मुहतरमा नासिरा जावेद इकबाल की बहाली पर एक सेनेटर ने जस्टिस जावेद इकबाल पर किसा था कि डॉक्टर साहब तुसी ते बिल्कुल साड़े वर्गे ही निकले। मुसन्निफ के दो सवालों का जवाब हम पर कर्ज है। एक, क्या मैं उस अल्लामा इकबाल के साये से नकुल कर अपना साया बना सका? 2, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और किस हद तक नाकाम? मौसूफ के सवालात के जवाब तो ज़ैर बहस किताब के दीबाचे ही में ही मौजूद हैं। मौसूफ फरमाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, बल्कि उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो मुझे पहचानते ही नहीं, यानी उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जहां तक अल्लामा इकबाल का ताल्लुक है तो लारे बड़े सगीर पाक व हिंद का बचा बचा उन्हीं उनके काम, नाम और मकाम व मर्तबे से बाद अजमर्द भी जानता और पहचानता है। अल्लामा इकबाल तो गोशा गुमनामी से नकुल कर अपनी ज़ाती मुसाई से दायमी नामूरी से हम कनार हुए, जबकि मुसन्निफ एक बने बनाए स्प्रिंग बोर्ड के बावजूद अपने वालिद जैसी शहरत, नामूरी और बेनज़ीर अक़ीदत व इरादत हासिल न कर पाए। लिहाजा हम ये फैसला मुसन्निफ पर ही छोड़ते हैं कि अपने वालिद के मुकाबले में उनकी कामयाबी किस मोयार की है। हम तो ये जानते हैं कि हाथी फिरेगा गा, जिसका हाथी इसी का ना। जस्टिस साहब की तमाम कामयाबियों से कतो नज़र उनका हवाला हमेशा उनके अजीम वालिद ही बनेंगे। मुसन्निफ ने कई मौक़े पर अपने वालिद से आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो उस ख्वाहिश में हक बजानिब हैं, क्योंकि ये कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं। लेकिन क्या मौसूफ उस ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने वालिद की तरह गैर मामूली अहमियत वाला कोई लाजवाल कारनामा सर अंजाम दे सके हैं? उन्होंने अपने वालिद के नाम खत में उनके नज़रियात के हवाले से बहुत से ऐसे सवालात उठाए हैं जिनका जवाब वो खुद भी नहीं दे पाए। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो उन सवालों के जवाबात ही रकम कर देते या कोई मुतबादल हिल तजवीज़ कर देते। मुसन्निफ ने बहुत से काबिल कदर काम भी किए हैं, जिनमें जिंदा रूद और तसहल खतबात इकबाल जैसी अहम कुतब की तसनीफ भी शामिल है। ताहम उन्होंने खुद को खतबात की तसहल तक ही महदूद रखा है। हम तो उन्हें इकबाल का हम पला तब मानते अगर उन्होंने इस्लामी फ़िक्र की तश्कील नौ के सिलसिले में मज़ीद फ़िक्री काम करके आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का काबिल अमल हिल पेश किया होता। हम दा करते हैं कि अल्लाह मुसन्निफ को उम्र खिज़र अता फरमाए, क्योंकि अपने अजीम अलमुर्तबत वालिद से आगे बढ़ने के लिए उन्हें कम व बेश इतना ही अरसा दरकार होगा। एडवर्टिजमेंट्स इसे शेयर करें। कैटेगरीज किताब दोस्त, टैग्स आलम इकबाल, ऑटोबियोग्राफी, बुक रिव्यू, जावेद इकबाल, शेर मशरिक, अपना गरीबां चाक, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, हामिद सईद अख्तर, खुद नोश्त, स्वानहियात। तबसरा करें। उर्दू अदबी मजला अजरा, कराची। बाग टू टॉप। एडवर्टिजमेंट्स उर्दू अदबी मजला अजरा, कराची। अपना गरीबां चाक के कुछ फक्र-अंगेज पहलू, हामिद सईद अख्तर। इजरामाग 6 साल पहले। एडवर्टिजमेंट्स ब्रिगेडियर र हामिद सईद अख्तर। अपना गरीबां चाक के कुछ फक्र-अंगेज पहलू। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की खुद नोश्त स्वानहियात, अपना गरीबां चाक असर हाजिर की एक अहम तसनीफ है। ये किताब न सिर्फ पाकिस्तान की गुज़श्ता 67 साल की तारीख का अहाता करती है, बल्कि मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की निजी जिंदगी की बाज़ अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। 12 साल कबल इशात के वक्त ही से ये किताब मुबसरीन की तवज्जो का मरकज़ रही है, जिन्होंने उस पर सैर हासिल तबसरे किए हैं। हर मुबसर ने अपनी दानिस्त के मुताबिक इस पर दिल खोल कर तबसरा किया है। बाज़ मुबसरीन ने मौसूफ की उस अहम तसनीफ के कुछ हिस्सों को मुतनाज़ा करार दिया है। ये अमर काबिल सत्ताइश है कि डॉक्टर साहब ने हर तरह की तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है और किसी भी मुनफी राय का बुरा नहीं माना। उन तबसरों में डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी का वो तबसरा भी शामिल था जो बेलाग होने के बजाय अहमदीद की गहरी छाप लिए हुए इंतहाई मुनफी और मुतासबाना तबसरा था। फाजिल मुसन्निफ ने हाल ही में अपनी स्वानहियात की इशात सानी के लिए उसमें मजीद अबवाब का इजाफा किया है, ताकि ताज़म तहरीर पेश आमदा तमाम वाक़यात का अहाता हो सके। राक़ुम ने ज़ेर नज़र तबसरे की एक नक़ल डॉक्टर साहब को भी अरसाल की थी।
मुझे इंतहाई खुशगवार हैरत हुई जब मौसूफ ने न सिर्फ ज़ाती तौर पर फ़ोन करके मेरे तबसरे को सराहा बल्कि बाद अज़ां अपने दस्त मुबारक से तहरीर करदा इस्तहसान व तबरे का ख़त भी अरसाल फरमाया। मज़कूरा तबसरा क़ारीन के ज़ौक़ मुतालिया की नज़र करना राक़ों के लिए बहुत इंबसात है। हम स्वान के तीसरे सिफ़हे से इब्तिदा करते हैं जहां मुसन्निफ़ ने प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन हाशमी का ज़ेर नज़र किताब के मसौदे को बंजर गायर पढ़ने और मुसन्निफ़ को अपनी तजावीज़ से मुस्तफ़ीद करने पर शुक्रिया अदा किया है। ये अमर अफसोसनाक है कि प्रोफेसर साहब ने मसौदे की नज़र सानी का फ़रीज़ा इसी तरीक़े से नहीं निभाया वरना किताब में ज़ुबान व बयान की मुतअद्दिद आहुलात न पाई जाते। अब चलिए पेश लफ्ज़ की जानिब। मुसन्निफ़ ने इजहार ख्याल किया है कि इंसान से बहसीत एक बाशौर फाल खुदा यही तौक़े रखी जा सकती है कि जो भी उस पर गज़रे बयान कर दे ताकि उसकी सरगुज़श्त से जो भी सबक हासिल करना चाहे कर ले। यहीं पर मुसन्निफ़ ने खुद को मजबूर महज करार देने की फ़िक्री गलती का इर्तिकाब किया है। इंसान पर जो गुज़रती है उसे तो नौश्ता तक़दीर समझा जा सकता है क्योंकि उसमें इंसान की हैसियत मफ़ऊली होती है। ताहम अपनी शऊरी गलतियों, ख़ता और लग़ज़िशों को नौश्ता तक़दीर करार देते हुए अपनी फ़तूहात को फ़ख्रिया बयान करने का कोई जवाज़ नहीं क्योंकि खैर और शर में से इंतखाब का अख्तियार इंसान की अपनी सवाबदीद पर है। उस नक्ते पर मज़ीद बहस आखिर में होगी। पेश लफ्ज़ के सिफ़ात 8 और 9 पर मुसन्निफ़ का फ़िक्री इल्ज़ावाज़ है। एक तरफ तो उन्हें अपने अज़ीम अलमर्तबत वालिद के हवाले से अपना तारुफ़ सख्त नापसंद है। दूसरी जानिब उन्हें उस बात पर बहुत गस्सा है कि बहुत से लोग उन्हें पहचानते ही नहीं क्योंकि सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। ये मुहिल गौर है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हनूज़ ज़ेर तालीम मुसन्निफ़ का ज़ाती हैसियत में तो बानियान पाकिस्तान में शुमार हो ही नहीं सकता। अलबत्ता उनके नाबगा रोज़गार वालिद की शहरत मुसव्वर पाकिस्तान की है और वो यकीना बानियान पाकिस्तान में से थे। मसला ये है कि अपने वालिद का हवाला चूंकि मुसन्निफ़ को नागवार गुज़रता है लिहाज़ा ऐसे मौक़े पर उन्हें अल्लामा इक़बाल के अलावा किस हवाले से पहचाना जाए। साफ ज़ाहिर है कि जहां मुसन्निफ़ की ज़ाती हैसियत मान पड़ती दिखाई दे वहां वो अपने वालिद के हवाले से अपनी शनाख्त और अहमियत के ख्वाहां हैं जबकि दीगर मौक़े पर वो उनके साये से बाहर निकलने के मुतमन्नी रहते हैं। मुसन्निफ़ के एक जुमले से मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तहरीर फरमाते हैं, ख्वाह सतही तालीम से आरास्ता फ़ौजी अफसरान हूँ, सब के सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। अपनी ज़ात की हद तक तो मैं न सिर्फ जुमले को दरसत तस्लीम करता हूँ क्योंकि मैं तो खुद को सतही तालीम से आरास्ता भी नहीं समझता। ताहम बानियान पाकिस्तान मेरे दिल में बसते हैं और मैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मुसन्निफ़ की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि फ़ौज के अफसरों से लेकर जवानों तक किसी ने भी बानियान पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया। मुख्तसरन इतना कह देना काफ़ी होगा कि नज़रिया पाकिस्तान पर जितना ज़ोर अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे में दिया जाता है शायद ही किसी और जगह दिया जाता हो। फ़ौज के हर यूनिट, स्टेशन और फार्मेशन में कलाम इक़बाल और दो कौमी नज़रिए पर पेश वहाँ कुतब मौजूद हैं जो बाकायदा तालीमी निसाब का हिस्सा हैं। मुसन्निफ़ ने सिफ़हा 99 से 98 पर तहरीर किया है कि 1958 में उन्होंने जनरल अयूब खान की फरमाइश पर ही नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़, हक़ूक़ बशर के तायीन और बज़रिया आइन इस्लाम के अमली निफाज वगैरह पर किताबचा तहरीर किया था जिसका दीबाचा खुद सदर अयूब खान ने लिखा। भुट्टो की जानिब से पाबंदी आयद होने तक उन्हें फ़ौज के एला तालीमी इदारों में अहम कौमी अमूर पर लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता रहा। मुसन्निफ़ ये भी भूले तो न होंगे कि उनको कौमी एजाज़ से भी एक फ़ौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ के दूर हुकूमत में ही नवाजा गया था और उनकी अहलिया मोहतरमा को भी उसी दूर में बतौर जज बहाल किया गया था। किताब के मुतन से बिल्कुल यह है कि तमाम फ़ौजी हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि वो फ़र्ज़िंद इक़बाल को किसी एला हुकूमती अहदे पर फाज़ देखें। लिहाज़ा उस ज़मन में फ़ौज के इदारे से उनका शकवा बलाजवाज़ है। अब ज़रा किताब के मुतन और मंदरजात पर बात हवज जाए। सच तो ये है कि ये एक बहुत काबिल मुतालिया, हाईली रीडेबल किताब है। तहरीर बहुत सादा और रिवां है जो कारी को मज़ीद पढ़ने पर उकसाती है। मुसन्निफ़ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पर तहरीर की दिलचस्पी और रबत बरकरार रहता है जिससे कारी इक़्तार का शिकार नहीं होता। तहरीर में ये रबत और हम आहंगी एक मुंतक़ी सोच का नतीजा है जिसके बावजूद बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात और हालात पर महीत अबवाब बहमत गर पेविस्त नज़र आते हैं। ये स्वान सिर्फ एक फ़र्द की ज़ात तक महदूद नहीं बल्कि कमोबेश पूर्ण सदी की तारीख़ पर महीत है। उस लिहाज से उसकी हैसियत एक तारीख़ी दस्तावेज़ की सी है। जो बात इंतहाई काबिल कदर है वो मुसन्निफ़ का ज़ाती एतमाद है, जिसके बावजूद वो अपने ददियाल और निनियाल की ग़रबत और तंग दस्ती का जिक्र करते हुए किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुबतला दिखाई नहीं देते।
इसी तरह मुसन्निफ अपनी तालीमी नाकामियों की दास्तान भी बेकमोकास्त बयान कर देते हैं, चूंकि उन्हें इन नाकामियों की वजह का अदराक है, लिहाजा यही नाकामियां मुस्तकबिल में उनकी शानदार कामयाबियों का पेश खैमा साबित होती हैं। बहुत से मकामात पर उन्होंने रिवां तबसरे की सूरत में कारी को भी अपनी सोच में शामिल कर लिया है। इसी तरह बाज़ दीगर मौक़े पर उन्होंने जाबिजा अपने अख्ज़ करदा नताइज भी हालात की मुनासबत से दर्ज कर दिए हैं। ऐसे बरमौक़े तबसरा जात से किताब में एक फितरी तसलसल पैदा हो गया है, जिसकी बना पर आखिरी सिफ़हा तक पहुँचते पहुँचते कारी का ज़हन भी एक मखसूस सोच के सांचे में ढलने लगता है। मुसन्निफ पहले गैर महसूस अंदाज में कारी को तवज़िया फ़िक्र फ़राहम करते हैं, फिर बाज़ मामलात पर अपनी राय का इजहार करके कारी को भी सोचने पर आमादा करते हैं। नतीजतन कारी खुद को मुसन्निफ से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ पर मजबूर पाता है। दोनों सूरतों में एक मुस्बत सोच तश्कील पाती है। मुसन्निफ ने खुद कलामी के इनवान से एक अलहदा बाब भी तरतीब दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी खुद कलामी ने कदरे बुलंद आहिंग सोच लाउड थिंकिंग का रूप धारा है और किसी इस्तंताज, दलील, इजहार ख्याल, क़ियास, गुमान या इस्तफ़हाम की शक्ल में सिफ़हा करतास पर नमूदार हुई है। मसलन सिफ़हा नंबर 106 पर तहरीर फरमाते हैं, मुझे भुट्टो के राया पर सख्त अफसोस था, मगर साथ ही मुझे यकीन हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान कभी न कभी मग़रिबी पाकिस्तान से अलहदा हो जाएगा। सिफ़हा 135 पर तहरीर करते हैं, जनरल अयूब खान ने 1962 में सदर केनेडी की बात मानते हुए कश्मीर पर हमला न करके एक अच्छा मौके हाथ से गिनवा दिया। सिफ़हा नंबर 112 पर तहरीर है, पाकिस्तान में हमेशा ये रिवायत रही है कि बाहर से आने वाले किसी पाकिस्तान आलम को मकामी आलम टिकने नहीं देते। इसी सिफ़हा पर प्रोफेसर हमीद अल्लाह की ज़ुबान से अदा होने वाले कलमात मुसन्निफ के मुशाहदे पर दलालत करते हैं। इंडोनेशिया के सदर सुइकार्नो के मुताल्लिक़ लिखते हैं, मैं उन्हें बड़े तफाक से मिला, लेकिन वज़ाक़तों से वो दानिश्वर नहीं लगे, इसलिए मैं उनसे मुतासिर न हुआ। ये जमला मुसन्निफ की ज़हनी साख्त और पसंद नापसंद के मुयार का मुज़हर है। उसी सिफ़हा पर तहरीर फरमाते हैं, मैंने दुख भरे तंज के साथ सदर अयूब खान को कहा, सर क्या नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मुल्क की बागडोर संभालने के लिए हमें रास्कल्स की तलाश है। मुसन्निफ ने सदर अयूब का जो अभी जमला तहरीर नहीं किया, वरना तस्वीर मुकम्मल हो जाती। मुसन्निफ ने लाहौर बार एसोसिएशन का सदारती इंतखाब जीतने के बाद अपनी एला ज़र्फ़ी के मुज़ाहरे का जिक्र भी किया है, जिससे आइंदा के लिए एक खुशगवार रिवायत ने जन्म लिया कि हारने वाले उम्मीदवार के घर जाकर उससे मुलाकात की जाए। सिफ़हा 138 पर ही भुट्टो की गुफ्तगू का इक़्तिबास ख़ुसूसी अहमियत का हामिल और हमारी सियासी क़यादत की सोच का गमाज़ है। भुट्टो ने तंज़न कहा, तुम तो प्रोफेसरों जैसी बातें करते हो। भाई, मैंने इस्लामी सोशलिज्म का नोरा उस ख्याल से नहीं बनाया कि उस असतला के कोई ख़ास मानी हैं। सियासत में असतलाही कोई मानी नहीं रखते। असल मकसद इक़्तिदार हासिल करना होता है। मैंने ये नोरा इसीलिए बनाया है कि मशरक़ी पाकिस्तान में जब तक सोशलिज्म का नाम न हो तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी तरह मग़रिबी पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लिए बगैर काम नहीं बनता। मेरा ताल्लुक़ न तो सोशलिज्म से है न इस्लाम से। असल मकसद हिस्सुल इक़्तिदार है। सिफ़हा 138 पर ही तहरीर करते हैं, मैंने भुट्टो को मुस फातिमा जिन्नाह का पैगाम दिया कि मुस्लिम लीग को नया एजेंडा देकर फ़ाल बनाएं। मगर भुट्टो अपनी सियासी जमात पीपल्स पार्टी बनाने की फ़िक्र में थे। कहने लगे कि मुमताज़ दौलताना हमारे पाक के नीचे घास न उगने देंगे। सियासी नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पैरिटी, बराबरी का असूल मनवाने की खातर मग़रिबी हिस्सा को एक सूबा बना दिया गया। 4 यूनिटों के विफाकी निज़ाम में सूबाई अटानोमी के हक़ पामाल हुए। पेरिटी के असूल के तहत इत्तेहादी अक्सरियत का ख़त्म कर दिया जाना बंगालियों को कबूल न था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़ख्म को ताज़ा करते हुए सिफ़हा 141 पर तहरीर है, पाकिस्तान की तारीख़ का नाज़ तरीन दौर अब शुरू होने को था। मशरक़ी पाकिस्तान से मुजीब उर रहमान और मग़रिबी पाकिस्तान से भुट्टो पाकिस्तान की तक़दीर के मालिक बने। पुराने सियासतदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी न किसी तरह मुल्क का इत्तेहाद कायम रखा जाए, मगर मुजीब उर रहमान अपनी ताकत के निशे में चौर थे और भुट्टो ने तो साफ कह दिया था कि जो भी मग़रिब से मशरिक़ की तरफ जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। यहाँ पर मुसन्निफ अपना तज्ज़िया यूं पेश करते हैं, उस मसले का सियासी हिल तो यही था कि मशरक़ी पाकिस्तान की इत्तेहादी अक्सरियत की बना पर अवामी लीग को हुकूमत साजी की दिदवत दी जाए और पीपल्स पार्टी के लिए या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा मख्तस किया जाता या वो अपोजिशन में बैठती। मगर शायद ये सूरत भुट्टो को मंजूर न थी और दूसरी तरफ गालिबन मुजीब उर रहमान भी मग़रिबी पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी न रखते थे।
उस मकाम पर मुसन्निफ पॉलिटिकल जग़राफ़ी के असूल का इआदा भी करते हैं कि जग़राफ़ियाई तौर पर गैर मुंसलिक ख़िते अमूमन अलहदा कौमी रियासतें ही बनती हैं। मुसन्निफ के ख़याल में 1947 में ही बंगालियों को ये अख्तियार दे देना चाहिए था कि वो चाहें तो अलहदा कौमी रियासत बना लें। 1970 के इंतख़ाबात के सिलसिले में तहरीर करते हैं। उससे पेशतर मौलाना रुपड़ी मरहूम मुझे मुर्तिद करार दे चुके थे क्योंकि मैंने शरीयत के बाज़ अमूर की ताबीर नौ के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत का जिक्र किया था। वोटर मेरी ही फ्राहम करदा ट्रांसपोर्ट पर आए, मेरे ही कैंप से कीमे वाले नान खाए चटे वसूल के, लेकिन अंदर जाकर वोट भुट्टो को डाल आए। सियासत से दस्तबरदारी के ज़मन में बयान करते हैं, जस्टिस सजाद अहमद जान ने फरमाया, मैं आप जावेद इकबाल को उस सियासत की गुलाजत में अलझा देख नहीं सकता, खुदा के लिए उससे निकलने की कोशिश कीजिए। मुसन्निफ ने इद्दिलिया और इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ भी बहुत से इंकशाफात किए हैं, मसलन इंतज़ामिया की जानिब से इद्दिलिया पर दुबा बढ़ाने के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र, जिनमें ज़ोर, ज़र और ज़ारी भी शामिल हैं। सिफ़हा 145 पर तहरीर करते हैं, पाकिस्तान की इला अदालतों के दो चेहरे हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी। सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज एक फ़ैसला करता है और कल खुद ही उसकी बसात देता है। आज फौजी अमर गासब करार पाता है तो कल फौजी अमर का गसब शुदा इक़्तिदार रियासती ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे दिया जाता है। इसी तरह इद्दिलिया की जानिब से दस्तूर के मुताल्लिक़ मक़दमात में मुसलहत, मुनाफ़क़त और मदाहिनत पर अमल पेरा होने की तफसील भी बयान की गई है। मुसन्निफ जस्टिस करम अलाई चौहान के दिए हुए आमवक्ते का इंकशाफ करते हैं। दस्तूर से मुताल्लिक़ फैसले जज के ज़मीर के मुताबिक नहीं होते। ऐसे केसों में मैं तो हमेशा दो फैसले तैयार करके रखता हूँ, एक हुकूमत के हक़ में और दूसरा खिलाफ। जो वक्ती मुसलहत हो उसी के मुताबिक मुस्बत या मुनफी फैसला सना देता हूँ। मजीद इंकशाफ करते हैं, जजों को खुश करने की खातर उन्हें कराची ले जाया गया और मेट्रोपोल होटल में ठहराए गए, जहां रात को डिनर के वक्त सबको कैबरे देखने का मौका मिलता। नियम ब्राना रिकासा हमारे करीब से गुजरी। जस्टिस आर शेख ने फखरिया अंदाज में बड़मारते हुए मुझसे कहा कि जावेद भाई, ये क्या बरहिंगी है, हमने तो कनाडा में मादरजात ब्राना लड़कियों का रक्स देखा है। मौलवी मुश्ताक बोले, ज़हे नसीब, कनाडा और पाकिस्तान में कुछ फ़र्क तो रहने दीजिए। सिफ़हा 142 पर तहरीर करते हैं, एक सोल जज खास केसों में रशूद का मुतालिबा सिर्फ फॉरेन करेंसी में करते थे, यानी रशूद देने वाला फ़रीक हंडी के जरिए रकम स्टर्लिंग या डॉलरों की सूरत में किसी मुकर्रर शख्स को मुल्क से बाहर अदा कर दे। जब फ़ोन पर वसूली की इत्तला आ जाए तो उसके हक़ में फ़ैसला सना दिया जाता। सिफ़हा 199 पर देनी जमातों का पोल खोलते हैं। सबसे ज्यादा गलत बयानी जेओआई के कारकुनों ने की, जिन्होंने मर्दा लोगों के नामों पर सैलाब ज़दगान के लिए मख्तस अमदादी सामान गसब किया। सियासत पर यूं इजहार ख्याल करते हैं, हमारे अपोजिशन लीडर जब हुज़ब इक़्तिदार से बहुत ही मायूस हूं तो इस्लाम खतरे में है का नोरा बुलंद करते हुए अमूमन फौज की तरफ ही अपना रुख मोड़ते हैं। जब जुमावरीद से हमारा जी भर जाता है तो फौज के आने का इंतजार करने लगते हैं। जब फौज आ जाती है तो जुमावरीद के लिए तरसते हैं। उनका तज्जिया है कि पाकिस्तान की शिकस्त व रेख्त की सबसे अहम वजह रवादारी और जमहूरी कल्चर की इत्तिम मौजूदगी है। मौजूदा फ़र्क़ा परस्ती वगैरह रजत पसंद मजहबी इनासिर के जिन के बूतल से आज़ाद होने की वजह से है। इसीलिए आज हम महज फ़र्क़ों, कौमियतों और कबीलों पर मुश्तमिल हजूम मुसलमीन हैं। उन्होंने बहैसियत साबिक़ जज हदूद आर्डिनेंस में पाए जाने वाले इस काम पर भी सैर हासिल बहस की है। मौसूफ ने एक अहम सवाल भी उठाया है कि ये बात तो समझ में आती है कि जो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर किसी मनसब पर गैर मुस्लिम का इस्तेहक़ाक़ हो तो सीनियरिटी और मेरिट को नज़रअंदाज करके इसे इस मनसब से महरूम रखना कहाँ का इस्लाम है। मुसन्निफ उस बात पर भी बहुत गैर मुतमईन हैं कि जब बानियान पाकिस्तान की निगाह में पाकिस्तान को एक वसील नज़र और रिवादार रियासत बनना था तो फिर मजहबी तौर पर वो तंग नज़र और मुतशद्दिद रियासत क्यों कर बन गई। मुसन्निफ की दानिस्त में हम बकौल इकबाल, सुल्तानी वो मलाई वो पेरी का कुश्ता बन चुके हैं। मुसन्निफ हमें अपने बाज़ तजर्बात का निचोड़ भी अता करते हैं, फरमाते हैं, ज़ौक़ तलब के पीछे जब तक बेताबी न हो दा पूरी नहीं हो सकती, और इंसान जिस भी शे की ख्वाहिश बेचैनी से करता है वो शे उसे मिल जाती है। अलामत वावीन मजीद तहरीर करते हैं, बदी शर या गिना की एक तालीमी हैसियत है और अपनी अना पर एतमाद करने वाला इंसान बदी का रास्ता अख्तियार करके उससे चाहे तो सबक हासिल कर सकता है। ताहम मुसन्निफ ने कारी को अपने ज़ाती तजर्बात से हासिल होने वाले इस बाब से बोझो महरूम रखना करीन मुसलहत समझा है।
फलसफे के मुताल्लिक फरमाते हैं, बजाय इसके कि फ़िलसफ़ा की रहबरी में मैं अपने आप को पहचान सकता, मेरे लिए वो ज़हनी तौर पर मज़ीद मुश्किलात का बाउस बना। खुदा को मानने के लिए गैब पर ईमान रखने के सिवा कोई चारा नहीं। मज़ीद फरमाते हैं, इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार अगर इसी तरह कायम रही तो यकीन मुमकिन है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के इंसान को खुदा की ज़रूरत ही न रहे। जनरल ज़ियाउल हक के मुताल्लिक उनकी राय पढ़िए, मुझे मान एहसास हुआ कि जनरल साहब इतने ही मुसलमान हैं जितने भुट्टो साहब थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ने इस्लाम को अपने अक़दार की डोबती कुश्ती के तहफ़्ज़ की खातर इस्तेमाल किया और दूसरे ने अपने अक़दार के चढ़ते सूरज के इस्तेहकाम के लिए। बतौर सेनेटर उन्होंने जुमावरीद के मुताल्लिक ये राय दी, रवादारी और क़व्वत बर्दाश्त की इद्दिम मौजूदगी में जुमावरीद की गाड़ी नहीं चल सकती। सेनेट के मुताल्लिक उनका बयान रिकॉर्ड पर है कि असम्बलियां या पार्लियामेंट फ़क़्त डिबेटिंग सोसाइटियां हैं क्योंकि वहां असल काम यानी कानून साजी नहीं होती। उस बना पर खदशा है कि पार्लिमानी निज़ाम यहां कामयाबी से नहीं चलाया जा सकता। सिफ़हा 226 पर तहरीर है जो बात मुझे बहसीत सेनेटर अच्छी न लगी वो ये थी कि बहसीत अपोजिशन हम बेशतर वक्त हुकूमत की टांग ही खींचते रहते और उसे कानून साजी का मौके न देते। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी पर उनकी राय मुलाहज़ा कीजिए। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में असल ताकत की तकोन यानी इत्तिलिया, फौज और प्रेसिडेंसी पर हावी होना चाहती थीं। नवाज शरीफ के मुताल्लिक तहरीर फरमाते हैं, नवाज शरीफ अब्बास अहम फैसले किसी से मशवरा किए बगैर तन्हा करने लगे थे। शायद ये उनके मनसब का तकाजा था या उन्हें किसी पर भी एतमाद न रहा था। ऊंचे दर्जे पर फाज शख्स अमूमन तन्हा हो जाता है और तन्हाई में फैसले करते वक्त गलती भी कर सकता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ हद तक तालिबान तर्ज का इस्लाम खुद पाकिस्तान में राइज करना चाहते थे। उनकी निगाह में शायद यही सही इस्लाम था। बेनज़ीर भुट्टो अपनी पसंद की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप मुल्क में नाफ्स करना चाहती थीं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ भारी मैंडेट की बुनियाद पर इसी तर्ज के अख्तियारात इस्लाम या शरीयत बिल के जरिए अमीरुल मोमिनीन बनकर लेना चाहते थे। 12 अक्टूबर 1999 के वाक़े पर तबसरा मुलाहज़ा कीजिए। अब सिर्फ फौज पर हावी होना रह गया था। शायद इसी ज़मन में मुग़ल बादशाहों की पैरवी करते हुए वो अनोखा और नादर कदम उठाया गया जो गलत मकाम पर पड़ गया और मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। मुझे इंतहाई अफसोस है कि एक हर दिलअज़ीज़, बाहिम्मत और नौजवान वज़ीर आज़म का महज एक गलत मशूरे की बना पर ऐसा अंजाम हुआ जिसका वो मुस्तहक़ न था। सिफ़हा 256 पर फरमाते हैं, शैतान तो अपने तकबर की वजह से रांदा दरगाह हुआ, लेकिन इंसान के मौतूब होने का बाउस तकबर नहीं बल्कि उसकी भूख और शहूत थे जो हैवानी खसूसियात हैं, शैतानी नहीं। बाज़ जगह राज हाय दर्दन खाना के तज़करे ने किताब को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। सिफ़हा 122 पर तहरीर करते हैं, पार्टी रात गए तक चलती रही। भुट्टो खूब बहू के 12 बजे मैंने इजाज़त चाही, बोले नुसरत को होटल में छोड़ते जा, मैं ज़रा देर से आगा। मैंने बेगम भुट्टो से चलने का पूछा। वो कहने लगे, मैं को यहाँ छोड़कर नहीं जागी। मैं एयरपोर्ट पर भुट्टो साहब का इंतजार करने लगा। वो किसी मुजरा पार्टी में सारी रात बेदार रहने के सबब जागो मेटी की कैफियत में आए और मुझे गले लगा लिया। न्यूयॉर्क में भुट्टो ने मिशन के सरबराह की हैसियत में एक बहुत बड़ी पार्टी दी। पंख शैंपेन के दरिया बहा दे गए। एक ही पार्टी में तवाज़ा के लिए मखसूस एंटरटेनमेंट अलानस खत्म हो गया। खर की गोरनरी के ज़माने में लाहौर में खासी कौल हो गई थी। मुजरों की महफिलें आम जमती थीं, तवाइफों के वारे नियारे थे। मुसन्निफ के लातादाद बैरून मुल्क दौरों की वजह से उनकी स्वान एक जानदार और दिलचस्प सफ़रनामे की हैसियत भी रखती है जिसमें उन्होंने कारी को मुख्तलिफ तारीखी मकामात से मुतारिफ कराया है और अहम तारीखी वाक़यात पर भी बहस की है। मुसन्निफ की एक दिलचस्प राय मुलाहज़ा कीजिए। शहजादा फैसल अल सऊद के अलावा मुझे तो सब सऊदी शहजादे तवील कामत खजूर के दरख्तों की तरह लगते हैं। मालदार ज़रूर हैं मगर साया उस लिए नहीं होता कि दानिश से आरी हैं और उस कमज़ोरी को छपाने की खतर तकबर के दामन में पना लेते हैं। अलहमरा के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, गरनाता में कसिर अलहमरा और उसके अजीब व गरीब बागात की खूबसूरती से यूं मालूम होता है जैसे उन्हें जन्नत ने तामीर किया था। वक्फ ताम तर्ज तामीर से अंदिल्स के अमवी हुक्मरानों की अज़मत और शान का अंदाज़ा होता है। मौसूफ कैंटन, चीन, में एक स्कूल की इमारत में वाक़े अदालत का जिक्र करते हैं जहां मुकम्मल सनसनी का आलम था। मुसन्निफ के पूछने पर बताया गया कि इनकलाब के बाद हज़ारों की तादाद में मुल्ज़मों को इकट्ठा करके चेयरमैन मां की हदायत पर सरसरी समात के बाद मौत की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद इस इमारत में कभी फौजदारी अदालत लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
कारी खुद को सोचने पर मजबूर पाता है कि शायद बढ़ते हुए संगीन जराइम पर काबू पाने के लिए हमें भी यही तरीका अख्तियार करना पड़े, बशर्ते का सियासी क़यादत मुल्क को जराइम से पाक करने का अज़्म रखती हो और किसी को ज़ाती मुखासमत का निशाना न बनाया जाए। सिफ़हा नंबर 131 पर एक चीनी बच्ची का मुख्तसर अहवाल दर्ज है जो हथेली पर मुश्क से पड़ने वाले गुट्टों चंडियों को सितारे करार देती है। बारिश के लिए दा मांगने के सिलसिले में वही बच्ची कहती है, दा मांगना तो भीख मांगना है। हम लोग किसी से कुछ नहीं मांगते बल्कि अपने बाजू के जोर से खुद जमीन खोद कर पानी निकाल लेते हैं। ये वाकया गहरी सोच का मुतकाज़ी है। हमने बहैसियत कौम खुद को सिर्फ अल्लाह से अदा करने तक ही महदूद कर रखा है और अमल बिल्कुल नापेद है। हालांकि इकबाल कहते हैं, हजार चश्मा तरे सिंह राह से फूटे, खुदी में डूब के शर्ब कलीम पैदा कर। मिर्जा गालिब जैसे रंद खरायात का पैगाम भी यही है क्या तौफीक बयंदाजा हमत है अजल से। हम हमत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करते और सिर्फ तौफीक तलब करते रहते हैं तो कामयाबी क्यों कर मिले। ज़ेर नज़र किताब में कारी के लिए दिलचस्पी का बहुत सामान है। मुसन्निफ ने कारी को मुख्तलिफ ख़तों की सकाफत बोदोबाश और पसंदीदा खानों से भी मुतारिफ कराया है। मुसन्निफ ने ये इंकशाफ भी किया है कि सांड के गोश्त का जायका बिल्कुल तेतर के गोश्त जैसा होता है। वो कारी को मेक्सिको के रेड लाइट एरिया की न सिर्फ सैर कराते हैं बल्कि वहाँ एक मेक्सिकन बदमाश की धनाई भी कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने अवाइल उम्र में लाहौर के बाजार सिंध में एक गंडे की पिटाई की थी। मुसन्निफ ने अल्लामा इकबाल के नाम, दूसरा खत और खुद कलामी के इनवान से दो अलहदा अबवाब में बहुत से अहम निकात उठाए हैं जो ताहाल तशना जवाब हैं। हाल ही में मुसन्निफ ने अपनी स्वान के नए एडिशन के लिए दो अबवाब का इजाफा किया है जिसमें उन्होंने बाज़ मामलात में मायूसी का इजहार किया है और बाज़ सवालात का खुद ही शाफी जवाब भी दिया है। वो अपने ही एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, नहीं एक न्यूक्लियर रियासत नाकाम कैसे हो सकती है, अलबत्ता बीमार रियासत जरूर है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत नहीं बल्कि इसकी मौजूदा क़यादत एक नाकाम नस्ल के हाथों में है। तालिबान से मज़ाकरात के हवाले से वो इजहार ख्याल करते हैं कि अगर तालिबान गद्दार, सरकश या दुश्मन हैं तो उनके साथ पाकिस्तान की अपनी शराइत पर ही मफाहमत हो सकती है। वो सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किस हैसियत से दाश्त गर्दों या तालिबान के साथ मफाहमत करने निकली है। हारने वाले फ़रीक की मानिंद या जीतने वाले फ़रीक की तरह। ये वो मकाम है जहाँ मुतफ़िक़ गर्दीद राय बू अली बाराइमन। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि इतनी दिलचस्प और अहम किताब इतनी मुतनाज़ा कैसे करार पा गई। राक़ुम की दानिस्त में उसकी एक वजह हसनान फरंग से अख्तिलाट की दास्तानी हैं जो यकीना काबिल कबूल होते अगर उन्होंने क़ारीन को अपने अहद जवानी के गैर निसाबी तजर्बात से अख्ज़ करदा इसबाक़ और नताइज से आगाह करने के अलावा चाहे बैनल्स तौर ही सही कहीं पशीमानी या नदामत का इजहार भी किया होता। मौजूदा सूरत में ये रंगीन दास्तान अल्लामा इकबाल के आज के शाहीन बच्चे पर यकीना मुनफी असरात का मूजब बन सकती है। एक आम मुशाहदा है कि बेशतर मुशाहिर के मुताल्लिकीन उस नफ्सियाती उलझन का शिकार रहते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा मकाम क्या है। बकौल इकबाल, वो अपनी लामकानी में रही मस्त, मुझे इतना बता दी मैं कहाँ हूँ। जब वो इजहार ज़ात की खातर बाज नापसंदीदा मुशागल अपना लेते हैं तो मुशाहिर को तार मेला पर बैठाने वाले उनके परस्तारों के लिए उस नई सूरतहाल से मफाहमत करना खासा मुश्किल हो जाता है। जस्टिस जावेद इकबाल के सिलसिले में इस उलझन में इजाफा यूं हो गया है कि अल्लामा के मदाहीन और परस्तार जब फर्जिंद इकबाल की शख्सियत को अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात और नज़रियात की कसौटी पर परखते हैं तो खुद को बंदगिली में पाते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी वफ़ात से चंद घंटे कबल जावेद इकबाल को कहा था, जावेद बन कर दिखा तो जानी, लेकिन जावेद इकबाल ने अपने लिए अलहदा राह तराशी और वालिद की हर नसीहत के खिलाफ अमल किया। पाकिस्तान अवाम ने, जो अल्लामा इकबाल को हमेशा से हुकीम अलामत समझते आए हैं, जब जावेद इकबाल में इकबाल के शाहीन को देखना चाहा तो उनकी उम्मीद बर न आई। ताहम जब तक उन्होंने अपनी स्वान हियात न लिखी थी उनकी ज़िंदगी का ये मखसूस पहलू अवाम की नज़र से उछल रहा। उनकी स्वानह में किए गए इंकशाफात अवाम और ख्वास के लिए जज्बाती सदमे का बाउस बने। बेशतर असहाब अलराय की दानिस्त में मुसन्निफ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बाज़ मुख्फी पहलू की पर्दा कुशाई न करते तो बेहतर होता। किताब पढ़कर कारी के जहन में भी वही जमला आता है जो मुहतरमा नासिरा जावेद इकबाल की बहाली पर एक सेनेटर ने जस्टिस जावेद इकबाल पर किसा था कि डॉक्टर साहब तुसी ते बिल्कुल साड़े वर्गे ही निकले। मुसन्निफ के दो सवालों का जवाब हम पर कर्ज है। एक, क्या मैं उस अल्लामा इकबाल के साए से नकुल कर अपना साया बना सका? 2, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और किस हद तक नाकाम? मौसूफ के सवालात के जवाब तो ज़ैर बहस किताब के दीबाचे ही में ही मौजूद हैं। मौसूफ फरमाते हैं,
दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, बल्कि उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो मुझे पहचानते ही नहीं, यानी उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जहां तक अल्लामा इकबाल का ताल्लुक है तो लारे बड़े सगीर पाक व हिंद का बचा बचा उन्हीं उनके काम, नाम और मकाम व मर्तबे से बाद अजमर्द भी जानता और पहचानता है। अल्लामा इकबाल तो गोशा गुमनामी से नकुल कर अपनी ज़ाती मुसाई से दायमी नामूरी से हम कनार हुए, जबकि मुसन्निफ एक बने बनाए स्प्रिंग बोर्ड के बावजूद अपने वालिद जैसी शहरत, नामूरी और बेनज़ीर अक़ीदत व इरादत हासिल न कर पाए। लिहाजा हम ये फैसला मुसन्निफ पर ही छोड़ते हैं कि अपने वालिद के मुकाबले में उनकी कामयाबी किस मुयार की है। हम तो ये जानते हैं कि हाथी फिरेगा गा, जिसका हाथी इसी का ना। जस्टिस साहब की तमाम कामयाबियों से कतो नज़र उनका हवाला हमेशा उनके अजीम वालिद ही बनेंगे। मुसन्निफ ने कई मौक़े पर अपने वालिद से आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो उस ख्वाहिश में हक बजानिब हैं, क्योंकि ये कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं। लेकिन क्या मौसूफ उस ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने वालिद की तरह गैर मामूली अहमियत वाला कोई लाजवाल कारनामा सर अंजाम दे सके हैं? उन्होंने अपने वालिद के नाम खत में उनके नज़रियात के हवाले से बहुत से ऐसे सवालात उठाए हैं जिनका जवाब वो खुद भी नहीं दे पाए। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो उन सवालों के जवाबात ही रकम कर देते या कोई मुतबादल हिल तजवीज़ कर देते। मुसन्निफ ने बहुत से काबिल कदर काम भी किए हैं, जिनमें जिंदा रूद और तसहल खतबात इक़बाल जैसी अहम कुतब की तसनीफ भी शामिल है। ताहम उन्होंने खुद को खतबात की तसहल तक ही महदूद रखा है। हम तो उन्हें इक़बाल का हम पला तब मानते अगर उन्होंने इस्लामी फ़िक्र की तश्कील नौ के सिलसिले में मज़ीद फ़िक्री काम करके आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का काबिल अमल हिल पेश किया होता। हम दा करते हैं कि अल्लाह मुसन्निफ को उम्र खिज़र अता फरमाए, क्योंकि अपने अजीम अलमुर्तबत वालिद से आगे बढ़ने के लिए उन्हीं कम व बेश इतना ही अरसा दरकार होगा। उर्दू अदबी मजला अजरा, कराची। अपना गरीबा चाक के कुछ फ़क्र अंगेज़ पहलू, हामिद सईद अख्तर। इजरामात 6 साल पहले। एडवर्टिजमेंट्स। ब्रिगेडियर हीरा हामिद सईद अख्तर। अपना गरीबा चाक के कुछ फ़क्र अंगेज़ पहलू। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की खुदनोश्त स्वानहियात, अपना गरीबा चाक, असर हाजिर की एक अहम तसनीफ है। ये किताब न सिर्फ पाकिस्तान की गुज़श्ता 67 साल की तारीख का अहाता करती है, बल्कि मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की निजी जिंदगी की बाज़ अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। 12 साल कबल इशात के वक्त ही से ये किताब मुबसरीन की तवज्जो का मरकज़ रही है, जिन्होंने उस पर सैर हासिल तबसरे किए हैं। हर मुबसर ने अपनी दानिस्त के मुताबिक इस पर दिल खोल कर तबसरा किया है। बाज़ मुबसरीन ने मौसूफ की उस अहम तसनीफ के कुछ हिस्सों को मुतनाज़ा करार दिया है। ये अमर काबिल सत्ताइश है कि डॉक्टर साहब ने हर तरह की तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है और किसी भी मुनफी राय का बुरा नहीं माना। उन तबसरों में डॉक्टर परवेज परवाजी का वो तबसरा भी शामिल था जो बेलाग होने के बजाय अहमदीद की गहरी छाप लिए हुए इंतहाई मुनफी और मुतासबाना तबसरा था। फाजिल मुसन्निफ ने हाल ही में अपनी स्वानहियात की इशात सानी के लिए उसमें मजीद अबवाब का इजाफा किया है, ताकि ताज़म तहरीर पेश आमदा तमाम वाक़यात का अहाता हो सके। राक़ुम ने ज़ेर नज़र तबसरे की एक नक़ल डॉक्टर साहब को भी अरसाल की थी। मुझे इंतहाई खुशगवार हैरत हुई जब मौसूफ ने न सिर्फ ज़ाती तौर पर फ़ोन करके मेरे तबसरे को सराहा, बल्कि बाद अज़ां अपने दस्त मुबारक से तहरीर करदा इस्तहसान व तबरे का ख़त भी अरसाल फरमाया। मज़कूरा तबसरा क़ारीन के ज़ौक़ मुतालिया की नज़र करना राक़ुम के लिए बहुत इंबसात है। हम स्वान के तीसरे सिफ़हे से इब्तिदा करते हैं, जहां मुसन्निफ ने प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन हाशमी का ज़ेर नज़र किताब के मसौदे को बंजर गायर पढ़ने और मुसन्निफ को अपनी तजावीज़ से मुस्तफ़ीद करने पर शुक्रिया अदा किया है। ये अमर अफसोसनाक है कि प्रोफेसर साहब ने मसौदे की नज़र सानी का फ़रीज़ा इसी तरीक़े से नहीं निभाया, वरना किताब में ज़ुबान व बयान की मुतअद्दिद आहुलात न पाई जाते। अब चलिए पेश लफ्ज़ की जानिब। मुसन्निफ ने इजहार ख्याल किया है कि इंसान से बहसीत एक बाशौर फाल खुदा यही तौक़े रखी जा सकती है कि जो भी उस पर गज़रे बयान कर दे, ताकि उसकी सरगुज़श्त से जो भी सबक हासिल करना चाहे कर ले। यहीं पर मुसन्निफ ने खुद को मजबूर महज करार देने की फ़िक्री गलती का इर्तिकाब किया है। इंसान पर जो गुज़रती है उसे तो नौश्ता तक़दीर समझा जा सकता है, क्योंकि उसमें इंसान की हैसियत मफ़ऊली होती है। ताहम अपनी शऊरी गलतियों, ख़ता और लग़ज़िशों को नौश्ता तक़दीर करार देते हुए अपनी फ़तूहात को फ़ख्रिया बयान करने का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि खैर और शर में से इंतखाब का अख्तियार इंसान की अपनी सवाबदीद पर है। उस नक्ते पर मज़ीद बहस आखिर में होगी। पेश लफ्ज़ के सिफ़ात 8 और 9 पर मुसन्निफ का फ़िक्री इल्ज़ावाज़ है। एक तरफ तो उन्हें अपने अज़ीम अलमुर्तबत वालिद के हवाले से अपना तारुफ़ सख्त नापसंद है।
दूसरी जानिब उन्हें उस बात पर बहुत गुस्सा है कि बहुत से लोग उन्हें पहचानते ही नहीं क्योंकि सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। ये मुहिल गौर है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हनोज ज़ेर तालीम मुसन्निफ का ज़ाती हैसियत में तो बानियान पाकिस्तान में शुमार हो ही नहीं सकता। अलबत्ता उनके नाबगा रोजगार वाल्द की शहरत मुसव्वर पाकिस्तान की है और वो यकीना बानियान पाकिस्तान में से थे। मसला ये है कि अपने वाल्द का हवाला चूंकि मुसन्निफ को नागवार गुजरता है, लिहाजा ऐसे मौके पर उन्हें अल्लामा इकबाल के अलावा किस हवाले से पहचाना जाए। साफ जाहिर है कि जहां मुसन्निफ की ज़ाती हैसियत मान पड़ती दिखाई दे वहां वो अपने वाल्द के हवाले से अपनी शनाख्त और अहमियत के ख्वाहां हैं, जबकि दीगर मौके पर वो उनके साए से बाहर निकलने के मुतमनी रहते हैं। मुसन्निफ के एक जमले से मैं बहुत लुत्फानंदोज हुआ। तहरीर फरमाते हैं, ख्वाह सतही तालीम से आरास्ता फौजी अफसरान हूँ, सब के सब बानियान पाकिस्तान को फरामोश कर चुके हैं। अपनी ज़ात की हद तक तो मैं न सिर्फ जमले को दरसत तस्लीम करता हूँ क्योंकि मैं तो खुद को सतही तालीम से आरास्ता भी नहीं समझता, ताहम बानियान पाकिस्तान मेरे दिल में बसते हैं और मैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मुसन्निफ की अतला के लिए अर्ज है कि फौज के अफसरों से लेकर जवानों तक किसी ने भी बानियान पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया। मुख्तसरन इतना कह देना काफ़ी होगा कि नज़रिया पाकिस्तान पर जितना जोर अफवाज पाकिस्तान के इदारे में दिया जाता है शायद ही किसी और जगह दिया जाता हो। फौज के हर यूनिट, स्टेशन और फार्मेशन में कलाम इकबाल और दो कौमी नज़रिए पर पेश वहाँ कुतब मौजूद हैं जो बाकायदा तालीमी नसाब का हिस्सा हैं। मुसन्निफ ने सिफ़हा 99 से 98 पर तहरीर किया है कि 1958 में उन्होंने जनरल अयूब खान की फरमाइश पर ही नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ, हक़ूक़ बशर के ताइन और बज़रिया आइन इस्लाम के अमली निफाज वगैरह पर किताबचा तहरीर किया था, जिसका दीबाचा खुद सदर अयूब खान ने लिखा। भुट्टो की जानिब से पाबंदी आयद होने तक उन्हें फौज के एला तालीमी इदारों में अहम कौमी अमूर पर लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता रहा। मुसन्निफ ये भी भूले तो न होंगे कि उनको कौमी एजाज से भी एक फौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ के दूर हुकूमत में ही नवाजा गया था और उनकी अहलिया मोहतरमा को भी उसी दूर में बतौर जज बहाल किया गया था। किताब के मुतन से बिल्कुल यहाँ है कि तमाम फौजी हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि वो फर्जिंद इकबाल को किसी एला हुकूमती अहदे पर फाज देखें। लिहाजा उस ज़मन में फौज के इदारे से उनका शकवा बलाजवाज है। अब ज़रा किताब के मुतन और मंदरजात पर बात हवज जाए। सच तो ये है कि ये एक बहुत काबिल मुतालिया, हाईली रीडेबल किताब है। तहरीर बहुत सादा और रिवां है जो कारी को मजीद पढ़ने पर उकसाती है। मुसन्निफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मुराहिल पर तहरीर की दिलचस्पी और रबत बरकरार रहता है, जिससे कारी इक्तार का शिकार नहीं होता। तहरीर में ये रबत और हम आहंगी एक मुंतकी सोच का नतीजा है, जिसके बावजूद बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात और हालात पर महित अबवाब बहमत गर पेविस्त नजर आते हैं। ये स्वान सिर्फ एक फर्द की ज़ात तक महदूद नहीं बल्कि कमोबेश पूर्ण सदी की तारीख पर महित है। उस लिहाज से उसकी हैसियत एक तारीखी दस्तावेज की सी है। जो बात इंतहाई काबिल कदर है वो मुसन्निफ का ज़ाती एतमाद है, जिसके बावजूद वो अपने दधियाल और निनियाल की गरबत और तंग दस्ती का जिक्र करते हुए किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुबतला दिखाई नहीं देते। इसी तरह मुसन्निफ अपनी तालीमी नाकामियों की दास्तान भी बेकमो कास्त बयान कर देते हैं, चूंकि उन्हें इन नाकामियों की वजह का अदराक है, लिहाजा यही नाकामियां मुस्तकबिल में उनकी शानदार कामयाबियों का पेश खैमा साबित होती हैं। बहुत से मकामात पर उन्होंने रिवां तबसरे की सूरत में कारी को भी अपनी सोच में शामिल कर लिया है। इसी तरह बाज़ दीगर मवाक़े पर उन्होंने जाबिजा अपने अख्ज़ करदा नताइज भी हालात की मुनासबत से दर्ज कर दिए हैं। ऐसे बरमौके तबसरा जात से किताब में एक फितरी तसलसल पैदा हो गया है, जिसकी बना पर आखिरी सिफ़हात तक पहुंचते कारी का जहन भी एक मखसूस सोच के सांचे में ढलने लगता है। मुसन्निफ पहले गैर महसूस अंदाज में कारी को तवज़िया फ़िक्र फ्राहम करते हैं, फिर बाज़ मामलात पर अपनी राय का इजहार करके कारी को भी सोचने पर आमादा करते हैं। नतीजतन कारी खुद को मुसन्निफ से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ पर मजबूर पाता है। दोनों सूरतों में एक मुस्बत सोच तश्कील पाती है। मुसन्निफ ने खुद कलामी के इनवान से एक अलहदा बाब भी तरतीब दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी खुद कलामी ने कदरे बुलंद आहिंग सोच लाउड थिंकिंग का रूप धारा है और किसी इस्तंताज, दलील, इजहार ख्याल, क़ियास, गुमान या इस्तफहाम की शक्ल में सिफ़हा करतास पर नमूदार हुई है। मसलन सिफ़हा नंबर 106 पर तहरीर फरमाते हैं, मुझे भुट्टो के राया पर सख्त अफसोस था, मगर साथ ही मुझे यकीन हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान कभी न कभी मग़रिबी पाकिस्तान से अलहदा हवज जाएगा। सिफ़हा 135 पर तहरीर करते हैं, जनरल अयूब खान ने 1962 में सदर केनेडी की बात मानते हुए कश्मीर पर हमला न करके एक अच्छा मौके हाथ से गिनवा दिया।
सिफहा नंबर 112 पर तहरीर है। पाकिस्तान में हमेशा ये रिवायत रही है कि बाहर से आने वाले किसी पाकिस्तान आलम को मकामी आलम टिकने नहीं देते। इसी सिफहा पर प्रोफेसर हमीद अल्लाह की जुबान से अदा होने वाले कलमात मुसन्निफ के मुशाहदे पर दलालत करते हैं। इंडोनेशिया के सदर सुइकार्नो के मुताल्लिक लिखते हैं, मैं उन्हें बड़े तपाक से मिला लेकिन वज़ाक़तों से वो दानिश्वर नहीं लगे, इसलिए मैं उनसे मुतासिर न हुआ। ये जमला मुसन्निफ की ज़हनी साख्त और पसंद नापसंद के मुयार का मुज़हर है। उसी सिफहा पर तहरीर फरमाते हैं, मैंने दुख भरे तंज के साथ सदर अयूब खान को कहा, सर क्या नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मुल्क की बागडोर संभालने के लिए हमें रास्कल्स की तलाश है। मुसन्निफ ने सदर अयूब का जो अभी जमला तहरीर नहीं किया वरना तस्वीर मुकम्मल हवत जाती। मुसन्निफ ने लाहौर बार एसोसिएशन का सदारती इंतखाब जीतने के बाद अपनी एला ज़र्फ़ी के मुजाहरे का जिक्र भी किया है, जिससे आइंदा के लिए एक खुशगवार रिवायत ने जन्म लिया कि हारने वाले उम्मीदवार के घर जाकर उससे मुलाकात की जाए। सिफहा 138 पर ही भुट्टो की गुफ्तगू का अक़्तबास ख़ुसूसी अहमियत का हामिल और हमारी सियासी क़यादत की सोच का गमाज़ है। भुट्टो ने तंज़न कहा, तुम तो प्रोफेसरों जैसी बातें करते हो। भाई मैंने इस्लामी सोशलिज्म का नोरा उस ख्याल से नहीं बनाया कि उस असतला के कोई ख़ास मानी हैं। सियासत में असतलाही कोई मानी नहीं रखते। असल मकसद इक़्तिदार हासिल करना होता है। मैंने ये नोरा इसीलिए बनाया है कि मशरक़ी पाकिस्तान में जब तक सोशलिज्म का नाम न हो तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसी तरह मग़रिबी पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लिए बगैर काम नहीं बनता। मेरा ताल्लुक़ न तो सोशलिज्म से है न इस्लाम से। असल मकसद हिस्सुल इक़्तिदार है। सिफहा 138 पर ही तहरीर करते हैं, मैंने भुट्टो को मुस फातिमा जिन्नाह का पैगाम दिया कि मुस्लिम लीग को नया एजेंडा देकर फ़ाल बनाएं। मगर भुट्टो अपनी सियासी जमात पीपल्स पार्टी बनाने की फिक्र में थे। कहने लगे कि मुमताज़ दौलताना हमारे पाक के नीचे घास न उगने देंगे। सियासी नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पैरिटी बराबरी का असूल मनवाने की खातर मग़रिबी हिस्सा को एक सूबा बना दिया गया। 4 यूनिटों के विफाकी निज़ाम में सूबाई अटानोमी के हक़ पामाल हुए। पेरिटी के असूल के तहत इत्तेहादी अक्सरियत का ख़त्म कर दिया जाना बंगालियों को कबूल न था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़ख्म को ताज़ा करते हुए सिफहा 141 पर तहरीर है। पाकिस्तान की तारीख़ का नाज़ुक तरीन दौर अब शुरू होने को था। मशरक़ी पाकिस्तान से मुजीब उर रहमान और मग़रिबी पाकिस्तान से भुट्टो पाकिस्तान की तक़दीर के मालिक बने। पुराने सियासतदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी न किसी तरह मुल्क का इत्तेहाद कायम रखा जाए, मगर मुजीब उर रहमान अपनी ताकत के निशे में चौर थे और भुट्टो ने तो साफ कह दिया था कि जो भी मग़रिब से मशरिक़ की तरफ जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। यहाँ पर मुसन्निफ अपना तज्ज़िया यूं पेश करते हैं, उस मसले का सियासी हिल तो यही था कि मशरक़ी पाकिस्तान की इत्तेहादी अक्सरियत की बना पर अवामी लीग को हुकूमत साजी की दिदवत दी जाए और पीपल्स पार्टी के लिए या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा मख्तस किया जाता या वो अपोजिशन में बैठती। मगर शायद ये सूरत भुट्टो को मंजूर न थी और दूसरी तरफ गालिबन मुजीब उर रहमान भी मग़रिबी पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी न रखते थे। उस मकाम पर मुसन्निफ पॉलिटिकल जोग्राफी के असूल का यादा भी करते हैं कि जोग्राफियाई तौर पर गैर मुंसलिक खिते अमूमन अलहदा कौमी रियासतें ही बनती हैं। मुसन्निफ के ख्याल में 1947 में ही बंगालियों को ये अख्तियार दे देना चाहिए था कि वो चाहें तो अलहदा कौमी रियासत बना लीं। 1970 के इंतखाबात के सिलसिले में तहरीर करते हैं, उससे पेशतर मौलाना रुपड़ी मरहूम मुझे मुर्तद करार दे चुके थे क्योंकि मैंने शरीयत के बाज़ अमूर की ताबीर नौ के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत का जिक्र किया था। वोटर मेरी ही फ्राहम करदा ट्रांसपोर्ट पर आए, मेरे ही कैंप से कीमे वाले नान खाए चटे वसूल के, लेकिन अंदर जाकर वोट भुट्टो को डाल आए। सियासत से दस्तबरदारी के ज़मन में बयान करते हैं, जस्टिस सजाद अहमद जान ने फरमाया, मैं आप जावेद इकबाल को उस सियासत की गुलाजत में अलझा देख नहीं सकता, खुदा के लिए उससे निकलने की कोशिश कीजिए। मुसन्निफ ने इत्तिलिया और इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ भी बहुत से इंकशाफात किए हैं, मसलन इंतज़ामिया की जानिब से इत्तिलिया पर दुबा बढ़ाने के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र, जिनमें ज़ोर, ज़र और ज़ारी भी शामिल हैं। सिफहा 145 पर तहरीर करते हैं, पाकिस्तान की इला अदालतों के दो चेहरे हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी। सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज एक फैसला करता है और कल खुद ही उसकी बसात पलट देता है। आज फौजी अमर गासिब करार पाता है तो कल फौजी अमर का गसब शुदा इक़्तिदार रियासती ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे दिया जाता है। इसी तरह इत्तिलिया की जानिब से दस्तूर के मुताल्लिक़ मक़दमात में मुसलहत, मुनाफ़क़त और मदाहिनत पर अमल पेरा होने की तफसील भी बयान की गई है।
मुसन्निफ जस्टिस करमअलाई चौहान के दिए हुए आमवक्ते का इंकशाफ करते हैं। दस्तूर से मुताल्लिक फैसले जज के ज़मीर के मुताबिक नहीं होते। ऐसे केसों में मैं तो हमेशा दो फैसले तैयार करके रखता हूँ, एक हुकूमत के हक में और दूसरा खिलाफ। जो वक्ती मुसलहत हो उसी के मुताबिक मुस्बत या मुनफी फैसला सना देता हूँ। मजीद इंकशाफ करते हैं, जजों को खुश करने की खातर उन्हें कराची ले जाया गया और मेट्रोपोल होटल में ठहराए गए, जहां रात को डिनर के वक्त सबको कैबरे देखने का मौका मिलता। नियम ब्राना रिकासा हमारे करीब से गुजरी। जस्टिस आर शेख ने फखरिया अंदाज में बड़मारते हुए मुझसे कहा कि जावेद भाई ये क्या बरहिंगी है, हमने तो कनाडा में मादरजात ब्राना लड़कियों का रक्स देखा है। मौलवी मुश्ताक बोले जहे नसीब, कनाडा और पाकिस्तान में कुछ फर्क तो रहने दीजिए। सिफा 182 पर तहरीर करते हैं, एक सोल जज खास केसों में रशूद का मुतालिबा सिर्फ फॉरेन करेंसी में करते थे, यानी रशूद देने वाला फरीक हंडी के जरिए रकम स्टर्लिंग या डॉलरों की सूरत में किसी मुकर्रर शख्स को मुल्क से बाहर अदा कर दे। जब फोन पर वसूली की इतला आ जाए तो उसके हक में फैसला सना दिया जाता। सिफा 199 पर देनी जमातों का पोल खोलते हैं। सबसे ज्यादा गलत बयानी जेओआई के कारकुनों ने की, जिन्होंने मर्दा लोगों के नामों पर सैलाब ज़दगान के लिए मख्तस अमदादी सामान गस्ब किया। सियासत पर यूं इजहार ख्याल करते हैं हमारे अपोजिशन लीडर, जब हुज़ब अक़दार से बहुत ही मायूस हूं तो इस्लाम खतरे में है का नोरा बुलंद करते हुए अमूमन फौज की तरफ ही अपना रुख मोड़ते हैं। जब जुमावरीद से हमारा जी भर जाता है तो फौज के आने का इंतजार करने लगते हैं। जब फौज आ जाती है तो जुमावरीद के लिए तरसते हैं। उनका तज्जिया है कि पाकिस्तान की शिकस्त व रेख्त की सबसे अहम वजह रवादारी और जमहूरी कल्चर की इतनी मौजूदगी है। मौजूदा फ़र्क़ा परस्ती वगैरह रजत पसंद मजहबी इनासिर के जिन के बूतल से आज़ाद होने की वजह से है। इसीलिए आज हम महज फ़र्क़ों, कौमियतों और कबीलों पर मुश्तमिल हजूम मुसलमीन हैं। उन्होंने बहैसियत साबिक़ जज हदूद आर्डिनेंस में पाए जाने वाले इस काम पर भी सैर हासिल बहस की है। मौसूफ ने एक अहम सवाल भी उठाया है कि ये बात तो समझ में आती है कि जो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर किसी मनसब पर गैर मुस्लिम का इस्तेहकाक हो तो सीनियरिटी और मेरिट को नज़रअंदाज करके इसे इस मनसब से महरूम रखना कहाँ का इस्लाम है। मुसन्निफ उस बात पर भी बहुत गैर मुतमईन है कि जब बानियान पाकिस्तान की निगाह में पाकिस्तान को एक वसीअल नज़र और रिवादार रियासत बनना था तो फिर मजहबी तौर पर वो तंग नज़र और मुतशद्दिद रियासत क्यों कर बन गई। मुसन्निफ की दानिस्त में हम बकौल इकबाल, सुल्तानी वो मलाई वो पेरी का कुश्ता बन चुके हैं। मुसन्निफ हमें अपने बाज़ तजर्बात का निचोड़ भी अता करते हैं। फरमाते हैं, ज़ौक़ तलब के पीछे जब तक बेताबी न हो दा पूरी नहीं हो सकती, और इंसान जिस भी शे की ख्वाहिश बेचैनी से करता है वो शे उसे मिल जाती है। अलामत वावीन मजीद तहरीर करते हैं, बदी शर या गिना की एक तालीमी हैसियत है और अपनी अना पर एतमाद करने वाला इंसान बदी का रास्ता अख्तियार करके उससे चाहे तो सबक हासिल कर सकता है। ताहम मुसन्निफ ने कारी को अपने ज़ाती तजर्बात से हासिल होने वाले इस बाब से बोझो महरूम रखना करीन मुसलहत समझा है। फ़लसफ़े के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, बजाय इसके कि फ़िलसफ़ा की रहबरी में मैं अपने आप को पहचान सकता, मेरे लिए वो ज़हनी तौर पर मज़ीद मुश्किलात का बाउस बना। खुदा को मानने के लिए गैब पर ईमान रखने के सिवा कोई चारा नहीं। मज़ीद फरमाते हैं, इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार अगर इसी तरह कायम रही तो यकीन मुमकिन है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के इंसान को खुदा की ज़रूरत ही न रहे। जनरल ज़ियाउल हक़ के मुताल्लिक़ उनकी राय पढ़िए, मुझे मान एहसास हुआ कि जनरल साहब इतने ही मुसलमान हैं जितने भुट्टो साहब थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ने इस्लाम को अपने अक़दार की डोबती कुश्ती के तहफ़्ज़ की खातर इस्तेमाल किया और दूसरे ने अपने अक़दार के चढ़ते सूरज के इस्तेहकाम के लिए। बतौर सेनेटर उन्होंने जुमावरीद के मुताल्लिक़ ये राय दी, रवादारी और क़व्वत बर्दाश्त की इद्दिम मौजूदगी में जुमावरीद की गाड़ी नहीं चल सकती। सेनेट के मुताल्लिक़ उनका बयान रिकॉर्ड पर है कि असम्बलियाँ या पार्लियामेंट फ़क़्त डिबेटिंग सोसाइटियाँ हैं, क्योंकि वहाँ असल काम यानी कानून साजी नहीं होती। उस बना पर खदशा है कि पार्लिमानी निज़ाम यहाँ कामयाबी से नहीं चलाया जा सकता। सिफ़हा 226 पर तहरीर है, जो बात मुझे बहैसियत सेनेटर अच्छी न लगी वो ये थी कि बहैसियत अपोजिशन हम बेशतर वक्त हुकूमत की टांग ही खींचते रहते और उसे कानून साजी का मौके न देते। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी पर उनकी राय मुलाहज़ा कीजिए। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में असल ताकत की तकोन यानी इत्तिलिया, फौज और प्रेसिडेंसी पर हावी होना चाहती थीं। नवाज शरीफ के मुताल्लिक़ तहरीर फरमाते हैं, नवाज शरीफ अब्बास अहम फैसले किसी से मशवरा किए बगैर तन्हा करने लगे थे। शायद ये उनके मनसब का तकाज़ा था या उन्हें किसी पर भी एतमाद न रहा था।
ऊंचे दर्जे पर फाज शख्स अमूमन तन्हा हो जाता है और तन्हाई में फैसले करते वक्त गलती भी कर सकता है। वजीर आजम नवाज शरीफ कुछ हद तक तालिबान तर्ज का इस्लाम खुद पाकिस्तान में राइज करना चाहते थे। उनकी निगाह में शायद यही सही इस्लाम था। बेनज़ीर भुट्टो अपनी पसंद की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप मुल्क में नाफ्ज करना चाहती थीं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ भारी मैंडेट की बुनियाद पर इसी तर्ज के अख्तियारात इस्लाम या शरीयत बिल के जरिए अमीरुल मुमनीन बनकर लेना चाहते थे। 12 अक्टूबर 1999 के वाक़े पर तफसीला मुलाहज़ा कीजिए। अब सिर्फ फौज पर हावी होना रह गया था। शायद इसी ज़मन में मुग़ल बादशाहों की पैरवी करते हुए वो अनोखा और नादर कदम उठाया गया जो गलत मकाम पर पड़ गया और मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। मुझे इंतहाई अफसोस है कि एक हर दिलअज़ीज़, बाहिम्मत और नौजवान वज़ीर आज़म का महज एक गलत मशूरे की बना पर ऐसा अंजाम हुआ जिसका वो मुस्तहक़ न था। सिफ़हा 256 पर फरमाते हैं, शैतान तो अपने तकबर की वजह से रांदा दरगाह हुआ, लेकिन इंसान के मौतूब होने का बाउस तकबर नहीं बल्कि उसकी भूख और शहूत थे जो हैवानी खसूसियात हैं, शैतानी नहीं। बाज़ जगह राज हाय दर्दन खाना के तज़किरे ने किताब को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। सिफ़हा 122 पर तहरीर करते हैं, पार्टी रात गए तक चलती रही। भुट्टो खूब बहू के 12 बजे मैंने इजाज़त चाही, बोले नुसरत को होटल में छोड़ते जा, मैं ज़रा देर से आगा। मैंने बेगम भुट्टो से चलने का पूछा। वो कहने लगे, मैं को यहाँ छोड़कर नहीं जागी। मैं एयरपोर्ट पर भुट्टो साहब का इंतजार करने लगा। वो किसी मुजरा पार्टी में सारी रात बेदार रहने के सबब जागो मेटी की कैफियत में आए और मुझे गले लगा लिया। न्यूयॉर्क में भुट्टो ने मिशन के सरबराह की हैसियत में एक बहुत बड़ी पार्टी दी। पंख शैंपेन के दरिया बहा दे गए। एक ही पार्टी में तवाज़ा के लिए मखसूस एंटरटेनमेंट अलानस खत्म हो गया। खर की गोरनिरी के ज़माने में लाहौर में खासी कौल हो गई थी। मुजरों की महफिलें आम जमती थीं, तवाइफों के वारे नियारे थे। मुसन्निफ के लातादाद बैरून मुल्क दौरों की वजह से उनकी स्वान एक जानदार और दिलचस्प सफ़रनामे की हैसियत भी रखती है जिसमें उन्होंने कारी को मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात से मुतारिफ कराया है और अहम तारीख़ी वाक़यात पर भी बहस की है।